ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैंने नंबर्स जानबूझकर क्लियर नहीं किया क्योंकि आंकड़ों के अंकगणित में नहीं उलझना चाहता। जो भी वर्ड्स हो दैट इज मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप जानते हैं ये जो 15th ऑफ अगस्त है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट सिंपली अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, इट इज इंपॉर्टेंट इवन एज अ डे ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हम भले ही इसे केवल एक समारोह के दिवस के रूप में याद करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रत्येक भारतीय को एक सेलिब्रेशन के साथ साथ आत्म परीक्षण की प्रक्रिया से भी गुजरना चाहिए कि पिछले 74 और 75 ईयर्स में हमने कितनी प्रगति की है, कहां से चलकर कहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि 15th ऑफ अगस्त 1947 को तो हमने केवल ट्राइस विद डेस्टिनी ही किया था, अपने भाग्य से साक्षात्कार किया था। फिर अपने भाग्य के निर्माण का वक्त था। वी हैव टू गिव अ शेप टू आवर फेट, टू आवर डेस्टिनी। हमें एक नई दिशा देनी थी, कहां तक कामयाब हुए। मैं स्टूडेंट्स, पहले हम इस टाइटल पर आते हैं। आज के इस स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हम एक नए मुद्दे लेकर आपके समक्ष आए हैं। अभी यू कैन से कि इट इज नॉट सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री बट रैदर इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल। ये केवल हिस्ट्री का मुद्दा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी मुद्दा है। और यह अभी तक का बड़ा ही अनचार्टर्ड फील्ड रहा है। अनचार्टर्ड फील्ड का मतलब है इस पर अभी प्रॉपर रिसर्च नहीं हुए हैं। यहां पर मेरा दो मकसद है, टू ऑब्जेक्टिव्स। एक कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरा तो मुख्य मकसद उनकी जरूरत को पूरा करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि उनको एक थिंकिंग क्रिएचर बनाना है, तो एक मकसद तो ये होता है। दूसरा मकसद जो हमारे ऑलरेडी एनलाइटेंड ऑडियंस हैं, जो यूनिवर्सिटीज में हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वह यह टॉपिक उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह रिसर्च का भी एक मुद्दा हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी, खासकर यूपीएससी, नॉट स्टेट सर्विसेज, आई एम टेलिंग यू, स्टेट सर्विसेज बहुत बातों में यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करता है। उसका तरीका होता है कि वह प्राय वैसे अनचार्टर्ड फील्ड से भी क्वेश्चन उठाकर डाल देते हैं। मैं आपको एविडेंस दूंगा 2014 के ईयर का, जब इस एरिया से क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। फिलहाल आते हैं, मुद्दा क्या है। मुद्दा है इंडियन इंडिपेंडेंस, द थर्ड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन। भारत की आजादी, तीसरी प्रजातांत्रिक क्रांति। ये तीसरी प्रजातांत्रिक क्रांति क्यों? तो मैं स्टूडेंट्स, इंडियन इंडिपेंडेंस के साथ एक दुखद घटना भी हुई थी, जो हम लोग हर वर्ष, हम लोगों की स्थिति है कि एक ही साथ खुशी और मातम, एट द सेम टाइम सेलिब्रेशन एज वेल एज अ सेंस ऑफ सैडनेस वी मैनिफेस्ट। स्वतंत्रता भी मिली थी और विभाजन भी हुआ था। लेकिन हमने उस पर काफी रिसर्च किया है। हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो डिफरेंट लीडर्स हैं, उन पर कुछ हद तक रिसर्च हुआ है, डिफरेंट ट्रेंड्स पर रिसर्च हुआ है। और फिर इसके बाद पार्टीशन में जो विभाजन था, उस पर पहले हम लोग केवल हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन के बारे में बात करते थे। हाई पॉलिटिक्स ऑफ पार्टीशन का मतलब हुआ कि इसमें लीडरशिप का कहाँ फेलियर है, ब्रिटिश का रोल कहाँ है। लेकिन इस ट्रेंड को पहली बार बदलना शुरू किया सबाल्टर्न हिस्टोरियंस ने। कभी बताएंगे इतिहास लेखन के इस मुद्दे को सबाल्टर्न हिस्टोरियंस ने। अभी हमारे वो विचार का मुद्दा नहीं है। उसको हिंदी में कहते हैं उपाश्रयवादी इतिहासकार या उपाश्रयवादी दृष्टिकोण। अब ये इतिहासकारों ने इसकी एक दूसरी व्याख्या प्रस्तुत की कि अरे भाई छोड़िए, आप इन उलझनों में क्यों पड़ना कि कौन पार्टीशन के लिए उत्तरदायी हुआ। ठीक है, यह भी एक मुद्दा है, लेकिन केवल यही मुद्दा नहीं है। हम यह क्यों नहीं समझते हैं कि पार्टीशन की लेगेसी क्या है, नॉट सिंपली ऑन इंडिया बट होल ऑफ साउथ एशिया। ये साउथ एशिया के लेगेसी यानी
पार्टीशन की लेगेसी, जो भारत का विभाजन है उसकी जो लेगेसी है, उसकी जो विरासत है, उसने पूरे साउथ एशिया को अनस्टेबल कर रखा है। नॉट सिंपली क्योंकि भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीन तो आते ही हैं, उसी से निकल कर आए। तो माय फ्रेंड्स, इस पर भी काफी रिसर्च हुआ है। दैट इज कॉल्ड द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन। वजीरा जमींदार हैं, उर्वशी बुटालिया है, रितु मेनन है, ज्ञानेंद्र पांडे हैं, सो मेनी स्कॉलर्स। और अभी तो बस इंग्लिश लिटरेचर वाले जंप कर गए, और लिटरेचर और पार्टीशन लिटरेचर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। सादत हसन मैंटो वगैरह को अब सभी जानने लगे, मूवी भी बनी उस पर। लेकिन यह जो क्षेत्र है, इस पर अभी प्रॉपर रिसर्च नहीं हुआ है। इस मुद्दे को मैंने जब आइडिया ऑफ इंडिया पढ़ा था, एक आइडिया ऑफ पाकिस्तान पुस्तक भी लिखी गई जो बहुत बाद में लिखी गई एक अमेरिकन स्कॉलर के द्वारा, एक आइडिया ऑफ इंडिया लिखी गई जो हमारे स्कॉलर सुनील खिलनानी ने लिखी है। 97 में वो बुक लिखी थी। हालांकि मैंने वो बुक पढ़ा था 2001 में, और फिर 2003 में उन्होंने एक रिप्रिंट दिया, 2013 में भी उन्होंने एक रिप्रिंट दिया है, आइडिया ऑफ इंडिया। सुनील खिलनानी ने यह मुद्दा उठाया था 2001 में, मैं पढ़ा था, लेकिन उस समय उसको नोटिस नहीं कर पाया। मुद्दा उन्होंने उठाया कि एक्चुअली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया शुड बी ट्रीटेड एज द थर्ड मूवमेंट इन डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब उनका यह कहना था कि भारत की आजादी को हम सिर्फ भारत के लिए सेलिब्रेट करते हैं, पूरी दुनिया को की निगाह इस पर होनी चाहिए, बिकॉज इट वॉज अ रेवोल्यूशन। और यह रेवोल्यूशन जिस तरह अमेरिकन रेवोल्यूशन था और फ्रेंच रेवोल्यूशन, मीन्स कि ही हैज मेंशन दिस पॉइंट कि in fact this process of democratic revolution started from the, you can say, second half of 18th century or the end of 18th century, and it was in the same series there was the Indian independence which was itself a democratic revolution. उस समय मैं वेरी फ्रैंकली माय ऑडियंस एंड व्यूअर्स, मैं उस समय उसको नोटिस नहीं किया, मैंने उसको उसी तरह चलता कर दिया पढ़ने के बाद। 2001 की बात बता रहा। फिर रामचंद्र गुहा पढ़ा, तो रामचंद्र गुहा की बुक पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पर उन्होंने अपने जीवन का बहुत अच्छे वर्ष दिए हैं। एक्चुअली रामचंद्र गुहा इज द वेरी रिप्यूटेड ऑथर, यू नो, एंड ही हैज कंपोज्ड अ लॉट ऑफ टेक्स्ट एंड बुक्स। क्योंकि मैं स्कॉलर्स को एक स्कॉलर की तरह इज्जत करना चाहता, उनकी आइडियोलॉजी के पीछे नहीं पड़ना चाहता। तो उस लिहाजन अगर हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि रामचंद्र गुहा ने हिस्ट्री की, उन्होंने भी अपने ढंग से सेवा की है। हालांकि एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस उनको लाइक नहीं करते हैं, उनमें उनको जो खासकर जो कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट विचारों से प्रेरित हैं, तो लेकिन फिर भी एक हिस्टोरियन के रूप में हम उनका हमेशा प्रशंसक रहे। तो दो बुक उन्होंने लिखी है, एक बुक तो आप लोग भी जानते होंगे, दूसरे बुक को कम लोग नोटिस किया होगा, दूसरी पुस्तक को। दैट वाज द फर्स्ट वाज इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी के बाद का भारत। एक पुस्तक है जो जिसकी हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, दैट इज इन हिंदी मीडियम, और हिंदी माध्यम के बच्चे भी उसका लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि बिपिन चंद्रा की पुस्तक हालांकि हिंदी माध्यम में है, बिपिन चंद्रा नहीं लिखा है, बेसिकली लिखा है आदित्य मुखर्जी और मृदुला मुखर्जी ने। दे हैव डन द बेसिक वर्क, बट देयर द नेम ऑफ बिपिन चंद्रा हैज आल्सो बीन यूज्ड। तो वो बुक है, वो भी आप जानते हो कि बिपिन चंद्रा का बुक भी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पर सबसे पहले बुक तो वही आई थी, जिसको मैंने कितनी बार पढ़ी आई कांट से। तो ये बुक 2000 तक का कवर करता है, जो रामचंद्र गुहा 2007 तक पहले उन्होंने कवर किया, फिर बाद में उसको बढ़ाकर और भी लेटेस्ट 2017 तक किया है। तो रामचंद्र गुहा ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, सुनील खिलनानी ने इस मुद्दे को उठाया है, द थर्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड थर्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन फ्रीडम, सो इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च। उन्होंने भी इस बात पर इशारा किया कि आप और हम इसका मूल्यांकन यह करें कि बाकी कॉन्टिनेंट पर हमारे फ्रीडम का क्या इंपैक्ट पड़ा। उन्होंने 2-3 जो बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाया, तो हमने पढ़ी उस बुक में। हालांकि मैंने उनकी दूसरी बुक में पढ़ी, कुछ लोगों को पता होगा शायद कि उन्होंने एक और बुक लिखी है, इंडिया आफ्टर नेहरू। शायद ये बहुत पहले लिखी है, 2007-8 में लिखी है, और उसका आज हिंदी वर्जन ही बाजार में अवेलेबल है, मार्केट में अब इंग्लिश मीडियम उसका अवेलेबल नहीं है। तो
इसमें मैंने उस मुद्दे को उन्होंने बड़ी गंभीरता से उठाया है अपने प्रीफेस और इंट्रोडक्शन में कि भाई डेमोक्रेटिक इंडिया का जो थर्ड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के रूप में इसका इवोल्यूशन करने की जरूरत है, क्योंकि एशियो अफ्रीकन कंट्रीज के लिबरेशन पर और नेशन मेकिंग पर इंडिया का बहुत बड़ा इंपैक्ट है जिस पर वर्क होना चाहिए। तो आज माय स्टूडेंट्स मैंने उन्हीं मुद्दे को लाया है जिससे दोनों तरह के लोग लाभान्वित होंगे। एक जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वे बच्चे, दूसरे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, जो रिसर्च करने का जज्बा रखते हैं और आगे काम करना चाहते हैं रिसर्च स्कॉलर की तरह, तो वह भी इस टॉपिक पर काम करें, क्योंकि इस टॉपिक पर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, जैसे बेसिकली हमने अगर सुनील खिलानी के प्लान को लेते हैं, हालांकि अफसोस यह है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा इस पर लिखा नहीं, उन्होंने सिर्फ एक इशारा करके छोड़ दिया, और बाकी एशिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा या अफ्रीका पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो उससे आपको ज्ञात नहीं होगा। हाँ, अलग अलग बुक में, हिस्ट्री के बुक में नहीं, स्पेसिफिकली आप कर सकते हो, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, सो दे हैव डील्ड विद दिस इशू इन फ्रैगमेंट्स, क्योंकि जब तक हिस्ट्री में इशू नहीं आता है तो बाकी सब्जेक्ट तो फ्रैगमेंट्स में करते हैं। अब सोशियोलॉजी वाले अपने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, और जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाले हैं या पॉलिटिकल साइंस वाले हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सिर्फ नेहरूवियन इकोनॉमिक मॉडल से लेकर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो सबका पर्सपेक्टिव अपना अलग अलग है, लेकिन जब एक हिस्टोरियन पकड़ता है तो सारे पर्सपेक्टिव को जोड़कर और तब एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है। सो आई थिंक वी नीड हिस्टोरियन हियर। और अफसोस यह रहा कि बहुत समय तक भारत की आजादी के बाद तक, मैं मानकर चलता हूं अमूमन 2090s तक, मतलब 1990s तक इस तरह का मिसकॉन्सेप्शन हिस्टोरियंस में या आप कह सकते हो सोशल साइंटिस्ट में रहा कि देखिए हिस्ट्री का मतलब है 15 अगस्त 1947, इधर भारत को आजादी मिली, and then history stops and there starts political science, sociology, economy, etc. इस परसेप्शन के कारण हिस्टोरियंस ने उस एरिया में कोई विशेष रुचि नहीं ली। लेकिन चलिए मिलेनियम ईयर में ही, मुझे जहां तक याद है, बिपिन चंद्रा, आदित्य मुखर्जी, मृदुला मुखर्जी की बुक आई थी पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा पर, स्वतंत्रोत्तर भारत पर, और 2000 में ही हमारा सिलेबस भी चेंज हुआ था यूपीएससी का, क्योंकि एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि सावन के अंधे को हरे ही हरे दिखाई देता है। Everything looks yellow to a jaundiced eye, the same happens to us। मतलब हम किसी भी चीज को देखते हैं, मैंने अपने लाइफ का कोई इशू भी याद करते हैं तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ही याद करते हैं, इतना ज्यादा इसे इन्वॉल्वमेंट रहा। तो यूपीएससी का सिलेबस भी चेंज हुआ था, और पहली बार पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को हिस्ट्री के सिलेबस में रखा गया, ऑप्शनल में रखा गया, और जब 2013 में उन्होंने जनरल स्टडीज के सिलेबस को अल्टर किया तो उसको उन्होंने जीएस में भी रखा। तो अब चलिए हम आपको इसमें ये बताना चाहते कि इसमें मुझे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं याद दिलाना चाहता कि पहली बात कि वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों को एक प्लैंक पर लेकर चलना पड़ेगा इस वर्क को करने के लिए, कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री अलग है, उसकी दुनिया अलग है, इंडियन हिस्ट्री की दुनिया अलग है, ऐसा हम नहीं कर सकते। बल्कि आप अगर एनसीईआरटी बुक जो आपका बेसिक बुक है उसमें मुझे लगता है क्लास 9th या 10th के एनसीईआरटी के प्रीफेस में पढ़ोगे, प्रोबेबली 10th के एनसीईआरटी के प्रीफेस में, तो वहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है जो एक फ्रेंच स्कॉलर का दिया गया है, फर्नांड ब्रॉडेल का। मैं बहुत उससे इम्प्रेस्ड हुआ कि भाई एनसीईआरटी की बुक इतनी अच्छी स्कॉलर्स ने इतनी अच्छे सिंपल ढंग से कंपाइल किया है। दैट इज द जेम ऑफ नॉलेज जो आपका ये एनसीईआरटी जो चल रही है अभी। तो उसमें उन्होंने एक बात कही कि वी कैन नॉट इमेजिन नेशन विदाउट द वर्ल्ड, माने हम विश्व के बिना राष्ट्र की परिकल्पना नहीं कर सकते। एरिक हॉब्सबॉम ने भी इस इश्यूज को उठाया है। एरिक हॉब्सबॉम ने भी, जो एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, ब्रिटेन के थे, काफी लंबा काम हिस्ट्री में किया है, और एरिक हॉब्सबॉम को भी कोट किया गया है एनसीईआरटी में, और फर्नांडे ब्रॉदेल को भी कोट किया गया है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मार्वेलस थिंग, और मार्वेलस टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट यू कैन से, कि स्टूडेंट्स के लेवल पर इस नॉलेज को देने की कोशिश की गई।
तो पहले तो आपको यह करना होगा, आपको डरना नहीं होगा। आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी है, आप वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों को एक प्लैंक पर रखकर देखें। हम इंडियन फ्रीडम और उसके इंपैक्ट पर आते हैं और बिल्कुल ही कहानी की तरह आपको बताने की कोशिश करते हैं। आई विल नॉट ट्राई टू बर्डन यू विथ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, क्योंकि मुझे पहले से ही फैक्ट्स और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड से मुझे खुद भी बहुत प्रॉब्लम है। मैं मानकर चलता हूं कि बच्चों को अमूमन चेंजेस की जानकारी होनी चाहिए और चेंजेस के साथ उसके पास उतनी ही एग्जाम्पल्स चाहिए जो एग्जाम में लिख सके या कहीं पर स्पीच में दे सके। आप जितने एग्जाम्पल्स बढ़ाओगे आपका बर्डन बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगी, हल नहीं होगी। सो आई हैव हियर जस्ट गिवन इन हिंदी, इंग्लिश, क्योंकि मैं सो दैट आई विल जस्ट वर्क ऑन द बोर्ड इन हिंदी। तो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन पहले, इसमें द फर्स्ट डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776 टू 89, क्योंकि 89 में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और फिर यूएसए टू लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, इस पर भी हम आते हैं। दूसरा हमने दिया है कि द सेकेंड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1815, एक लंबे टाइम स्पेन तक रहा, अप टू नेपोलियन बोनापार्ट एंड द बैटल ऑफ वाटरलू आई हैव कवर्ड। तीसरा हमने दिया द थर्ड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन इंडिया 1947 ऑनवर्ड्स, इन्फ्लुएंस ऑन एशियन अफ्रीकन नेशंस। तो आपने गौर किया होगा, इसको हमने फर्स्ट मोमेंट अमेरिकन रेवोल्यूशन को, सेकेंड मोमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड थर्ड मोमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस या इंडियन रेवोल्यूशन को दिया। लेकिन बीच में मैंने कहीं भी रशियन रेवोल्यूशन को नहीं रखा। तो आपको इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है, या आप में से कुछ लोग इस बात की कंप्लेन नहीं करेंगे। मैं अपना स्कीम आपको बताऊं कि बेसिकली सुनील खिलनानी ने जो स्ट्रक्चर खड़ा किया और रामचंद्र गुहा ने जिस तरफ संकेत किया, हमने उसी बात को लिया। क्योंकि देखो, अब रशियन रेवोल्यूशन में मैं उधर तो आपको नहीं ले जाना चाहूँगा, क्योंकि हर जगह मेरा अपना मानना है कि कुछ चीज़ जानने के लिए कुछ चीज़ जानना आवश्यक होता है और फिर उसे जानने के लिए कुछ और भी जानना आवश्यक होता है। तो ये पूरा का पूरा एक लिंक होता है। मैं आपको जो ओरिजेंटली ले चलता हूँ, इसकी वजह यही होती है क्योंकि मेरी फिलॉसफी थोड़ी इस मामले में अलग है। मेरी फिलॉसफी है कि ज़्यादा जानना सरल है और थोड़ा जानना कठिन है, क्योंकि थोड़ी जानने वाले को कितनी कठिनाइयां होती है वो मैं बखूबी समझ सकता हूं, बिकॉज आई एम ऑन डेली बेसिस डीलिंग विद द स्टूडेंट्स। मैं देखता हूं कि जब उनको नॉलेज डेफिसिट होता है तो उनके क्वेश्चंस कई बार ऐसे आते हैं कि क्लास में मैं भी घबरा जाता हूं कि मैं इसे कैसे टैकल कर पाऊंगा, इनको कैसे मैं एक वर्केबल नॉलेज तक ला पाऊंगा। लेकिन आई जस्ट एक सम टाइप ऑफ मिरेकल इज विजिबल व्हेनेवर दे आर जस्ट मूविंग। मैं उनको पेशेंस के साथ महीने 2 महीने ओरिजेंटली ले चलता हूं, उसके बाद देखता हूं कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन उधर से आने लगते हैं, एक कॉन्फिडेंस जैसा दिखने लगता है और फिर खुद ही इस बात को वह भी मानते हैं कि अब हमारे देखने का नजरिया बदल गया है। तो इसीलिए हमने आपको, जब हम एक टॉपिक को लेते हैं तो उसका रेफरेंस के लिए दूसरे टॉपिक की जरूरत पड़ जाती है। अब देखिए, रशियन रेवोल्यूशन को हमने इसमें क्यों इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मोटे तौर पर पहले प्रजातंत्र पर मुद्दे पर ही विवाद होगा, क्योंकि इसका क्लासिकल डेफिनेशन आप लोग भी अपने चाइल्डहुड से भी जानते होंगे। हम लोग भी क्लास 4th और 5th से ही इस स्टेटमेंट को बोलते और सुनते हुए तंग आ चुके कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए और प्रजातंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। तो ठीक है, दैट इज द क्लासिकल डेफिनेशन। लेकिन अब अगर आप हम प्रत्येक कंट्री को लो, आई एम जस्ट नॉट गोइंग सिंपली काउंट टू एशियो अफ्रीकन कंट्रीज, हम यूएसए को भी काउंट कर रहे, हम यूरोपियन कंट्रीज को भी काउंट कर रहे। लेकिन अगर हम उनसे सिर्फ एक सवाल अगर आपसे हम पूछें कि अच्छा बताइए कौन ऐसा कंट्री आज लगता है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है, तो हर जगह डिस्प्यूट उभर कर आएगा। आप में से कुछ कहोगे सर यूएसए, दूसरे कहोगे नहीं वहां ब्लैक लोगों को राइट्स कहां मिला है। बात कहेंगे यूरोपियंस, तो आप कहोगे नहीं वहां तो कहीं ना कहीं जो नॉन क्रिश्चियंस उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, एंड बेसिकली द वर्कर्स के साथ भी पूरी जस्टिस कहां है। तो हम किसी भी एक कंट्री का एग्जाम्पल नहीं ले सकते। ओके, अब देखिए,
अब क्या हुआ कि जब डेमोक्रेसी, मैं उसका भी इतिहास बताता हूं डेमोक्रेसी का, क्योंकि हमें से बहुत सारे बच्चे जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हैं, उनको लगता है कि दुनिया हमेशा इसी प्रकार से हरी भरी थी। नहीं, दुनिया ऐसी हरी भरी नहीं थी। दुनिया एक लंबे संघर्ष और जद्दोजहद के बाद फिर हरी भरी हुई, लेकिन बाद में पता चला कि जिसे हम हरी भरी समझ रहे हैं वो हरी भरी नहीं है, वो एक दूसरे तरह के रोग का शिकार होता जा रहा है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, पैंडेमिक प्रॉब्लम, टेररिज्म का प्रॉब्लम। अब पूरी निगाह आपकी और हमारी अफगानिस्तान पर लगी हुई है कि व्हाट विल हैपन टू द वर्ल्ड। कभी लगता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जीने नहीं देगा, तो कभी लगता है कि अब जो एक नए प्रकार का जो फंडामेंटलिज्म निकलेगा वह किधर जाएगा। अब हु इज द गार्जियन ऑफ द वर्ल्ड, खासकर यूएसए के विड्रॉल के बाद। तो खैर हम अभी वो पेसिमिस्टिक बातें की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। आज बड़ी खुशी का अवसर है, अभी सेलिब्रेशन की भी जरूरत है और कुछ याद करने की भी, कुछ अच्छी उपलब्धियां याद करने की जरूरत है। वही हम अच्छी उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि जब रशियन सोशलिज्म या रशियन जब रेवोल्यूशन हुआ, वो मार्क्सिस्ट, पहला मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट था जो सोवियत रशिया में गठित हुआ। ये मैं आपको बताना चाहता, दैट इज इन अक्टूबर 1917 ये गवर्नमेंट आई। तो इसको दुनिया के जो तथाकथित लिबरल कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी थे, जो दुनिया में उदारवादी पूंजीवादी प्रजातंत्र था, उसने उसे प्रजातांत्रिक मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, जब इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं हो तो प्रजातंत्र किस बात की। बिकॉज प्रजातंत्र डिमांड्स इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले तब प्रजातंत्र है। और आपके यहां तो जब ह्यूमन राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिविजुअल राइट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जब व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, जब मानव की स्वतंत्रता, मानव अधिकारों को सम्मान नहीं है, तो हाउ कैन यू बी ए डेमोक्रेसी। तो ये वेस्टर्न पावर्स ने उसको डेमोक्रेसी मानने से इनकार कर दिया। खैर रशियंस इन पर काउंटर चार्ज किया कि भाई आप किस तरह का डेमोक्रेसी हो, हमें उस तरह का डेमोक्रेसी चाहिए ही नहीं। आप जिस इंडिविजुअल फ्रीडम का नाटक खेल रहे, स्वांग रच रहे, वो फ्रीडम है कहां। वन मैन वन वोट इज नॉट डेमोक्रेसी, वन वोट वन वैल्यू इज डेमोक्रेसी। अब किसी का इकोनॉमिक कंडीशन इतना ऊंचा है, टेक्निकली अंबानीज को भी वन वोट का अधिकार है और एक वर्कर को भी वन वोट का अधिकार है, लेकिन क्या वो वोट बराबर है? क्या दोनों का वेटेज समान है? यह चीज तो हर जगह लागू होती है। तो ये बात उधर वो कहते हैं जब तक आप इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं करेंगे तब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी। ये कहते हैं कि नहीं, आप जब तक इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं दोगे तब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी। और रह गई इकोनॉमिक फ्रीडम की बात, सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि हम लोग इस दिशा में धीरे धीरे पार्लियामेंट्रियन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से बढ़ रहे हैं, यानी हम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के माध्यम से बढ़ रहे हैं। मतलब हम प्रतिनिध्यात्मक सरकार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें आप यह मत दिखाइए अपनी आर्थिक समानता, हम आर्थिक समानता भी प्राप्त करेंगे और व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी संवर्धन करेंगे। हमारा सच्चा प्रजातंत्र है। तो इन विवाद से बचने के लिए हम रशियन रिवॉल्यूशन को तत्काल छोड़ दिया कि आप जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, जिन पैरामीटर्स पर, उन्हीं पैरामीटर्स पर मैं आपको बता रहा कि आप ये पहला स्टेज आप इसको मानिए, सेकेंड स्टेज आप इसको मानिए, तो थर्ड स्टेज आप इसको मानिए। तो क्यों थर्ड स्टेज इसको मानिए? हमें मुख्य रूप से आज दिलचस्पी हमारे इंडिया में है, लेकिन इंडिया को बताने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड यहां से लेना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि 1776 में, हालांकि 1770s में ही डिसकंटेंटमेंट और संतोष तो बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन एक दुनिया में बहुत बड़ा मिरेकल देखा गया, क्योंकि वो दुनिया में वो उपनिवेशवाद का काल था, उसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जब यूरोपीय देशों ने अन्य महाद्वीपों में प्रसार किया था, उस समय एशिया में तो ज्यादा दाल उनका नहीं गला, क्योंकि हाँ धीरे धीरे भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर चाइना पर तो अभी तक उनका डोमिनेंस नहीं हुआ था, लेकिन एशिया में धीरे धीरे कमजोरी का वो लाभ उठा रहे थे। बट दे हैव वर्चुअली डिस्ट्रॉयड द ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स और द ट्राइबल स्टेट्स ऑफ अफ्रीका एंड अमेरिका। यानी अफ्रीकी महाद्वीप में और अमेरिकी महाद्वीप में उन्होंने खुलकर एक तरह से अपने तथाकथित वासीपन का परिचय दिया, वहां के लोगों को दबाया, सताया और वहां पर अपने उपनिवेश कायम किए। और दैट इज कॉल्ड
कॉलोनीज, दे वेर कॉल्ड कॉलोनीज। अब व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कॉलोनीज? आखिर उपनिवेश से अपेक्षा की क्या की जाती थी? उपनिवेश से अपेक्षा की जाती थी वो मातृ देश के हित में उसका उपयोग हो। मीन्स कि अ कॉलोनी हैज टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन स्टेट और ए मदर स्टेट। तो फिर ये मेट्रोपॉलिटन स्टेट या मदर स्टेट क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन स्टेट और मदर स्टेट का मतलब है जो कॉलोनी बनाता है, जो उपनिवेश खड़ा करता है। तो यही तर्क हुआ, ठीक है। उसी क्रम में क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने, मैं यहां पर आपको मैप में भी थोड़ा सा रखा हुआ है ताकि आप देखिए, ब्रिटेन ने, हालांकि आपको इस साइड दिख रहा, उल्टा दिख रहा, अदरवाइज होना चाहिए था इस साइड। तो ब्रिटेन ने एक नॉर्दर्न अमेरिका में अपने 13 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, 13 इंडिपेंडेंट कॉलोनीज खड़े किए हुए थे और ये ब्रिटिश मानकर चल रहे थे कि ये हमारी जागीर है, मतलब द कॉलोनी जस्ट एग्जिस्ट फॉर आवर बेटरमेंट। अपने ढंग से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई क्योंकि सबसे पहले ये खड़े हुए, ये दे स्टूड अगेंस्ट द ओन मास्टर्स ब्रिटिश, ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट, एक मूवमेंट किया जिसको अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या अमेरिकन रेवोल्यूशन माना गया। अब प्रश्न करोगे भाई आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक तो ठीक है क्योंकि आपने स्वतंत्रता पाई, लेकिन आपने इसको रेवोल्यूशन का नाम क्यों दिया? तो इनका कहना है कि हमने दुनिया को हमने बहुत सारे फंडामेंटल चेंजेस लाए। भाई क्या फंडामेंटल चेंजेस लाए बताइए? तो पहली बात तो यह है कि जब 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट हुआ तो इन्होंने मोनार्की को समाप्त कर दिया। मोनार्की का समाप्त क्या करना था? मोनार्की यहां थी ही नहीं। बेसिकली दे यूज्ड टू ट्रीट द ब्रिटिश मोनार्क एज देयर मोनार्क अर्लियर। जो ब्रिटेन का राजा था वही इनका राजा था, लेकिन अब इनका कोई राजा नहीं रहा तो इन्होंने विदाउट राजा विदाउट किंग एक सिस्टम बनाया और जिसको रिपब्लिक का नाम दिया, गणतंत्र। ये गणतंत्र है, रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक बनाया तो इनसे एक सवाल करिए कि अच्छा ठीक है आपका रिपब्लिक है, बहुत अच्छी चीज है, और दुनिया का पहला मॉडर्न रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहीं पर आ गया। क्योंकि जब यहां से ब्रिटिश को इन्होंने बाहर कर दिया फाइनली, पहले तो इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया, फिर वॉर लड़े, कुछ फॉरेन पावर से हेल्प भी लिया, सहायता भी ली, जैसे फ्रांस का बहुत बड़ा रोल रहा, स्पेन का रहा, हॉलैंड ने भी मदद की, सब ब्रिटिश के राइवल थी इसलिए मदद की। फिर दुनिया हतप्रभ रह गई कि भाई ये 13 कॉलोनीज स्वतंत्र हो गए। इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि कभी उपनिवेश स्वतंत्र होने की बात सोचेंगे। तो अब इन्होंने अपना रिपब्लिक बनाया और रिपब्लिक बनाने के बाद इनसे एक प्रश्न करिए, इन्होंने अपना एक पहला मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा और उसमें इन्होंने जो प्रीफेस लिखा उसमें इन्होंने लिखा वी द पीपुल ऑफ अमेरिका। वी शब्द से ऐसा लगा कि लगता है सारे अमेरिकन एक हो गए, लेकिन नहीं, सारे अमेरिकन एक नहीं हुए थे। सिर्फ मिडिल क्लास अमेरिकन व्हाइट में भी जो अरिस्टोक्रेट्स थे जो रह गए उनको तो खैर राइट मिल गया, बहुत सारे अरिस्टोक्रेट्स तो डर से भाग गए। अभी अरिस्टोक्रेट्स कौन हैं? तो कुलीन कौन थे? तो भूमिधारी वर्ग थे जो अमेरिकी समाज के शीर्ष पर थे, जिनके कुछ विशेषाधिकार थे, लेकिन वो विशेषाधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते थे। उनके जो प्रिविलेजेस थे उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं रही तो इसमें से 80,000 एरिस्टोक्रेट्स तो भाग के कनाडा चले गए, लेकिन जो बचे ठीक है उनको राइट मिल गया, और जो मिडिल क्लास एक मध्य वर्ग सक्रिय वर्ग था उसको राइट मिल गया। बाकी निम्न वर्ग को इन्होंने कोई वोटिंग राइट नहीं दिया, महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया, और फिर भी इन्होंने कहा वी द पीपल ऑफ अमेरिका, मतलब उनके लिए वी मुट्ठी भर हैंडफुल ऑफ पीपल थे। मतलब इन्होंने लिमिटेड फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट किया, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड फ्रेंचाइज, सीमित मताधिकार को, सभी को वोटिंग राइट नहीं मिला। क्योंकि उस समय इनकी जो फिलॉसफी थी वो यह थी कि नहीं, वोटिंग राइट बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एक व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, और किसी इरेस्पॉन्सिबल व्यक्ति के हाथ में अगर वोटिंग राइट अगर आ जाएगी तो पूरा सिस्टम सबवर्ट कर जाएगा। अब इसके पीछे आप समझ सकते हैं इनका मकसद क्या होगा, क्योंकि अब जाहिर है कि जो ये मध्य वर्ग हैं उनको डर यह है कि अगर सच्चा डेमोक्रेसी आ जाएगा तो फिर जो निम्न वर्ग है संख्या में तो बहुत ज्यादा है वो, तो अगर उनको वोटिंग राइट आ गया तो देन द पीपल ऑफ फ्रॉम द लोअर क्लास विल आउटवोट अस। मतलब जो
निम्न वर्ग के लोग हैं वो उनको मताधिकार मिल गया तो फिर वो बहुमत में आ जाएंगे और हम अल्पमत में चले जाएंगे, मेजोरिटी हो जाएंगे। इस डर से इन्होंने आने नहीं दिया। खैर चलिए, तो इनकी डेमोक्रेसी एक फारस बन के रह गई, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं थी। इट वॉज ए मिडिल क्लास डेमोक्रेसी और द लिमिटेड डेमोक्रेसी। इट वॉज रिपब्लिक विदाउट डेमोक्रेसी। रिपब्लिक इसलिए था कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट इसका हेरिडिटरी नहीं था, वंशानुगत नहीं था ब्रिटेन की तरह, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं था। फिर इन्होंने प्रेरणा स्वयं ब्रिटिश से ही ली थी। अब इसका एक जो रिपरकशन आप देखोगे, ये सबसे पहला यूरोप पर ही पड़ा। हालांकि यूरोप में उस समय एक विचारधारा आ गई थी, जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो देखोगे, इनलाइटनमेंट उसको बोलते हैं, प्रबोधन। लेकिन वो इनलाइटनमेंट ने पहले अमेरिकन पर प्रभाव छोड़ा, फिर इसने काउंटर इंपैक्ट पैदा किया स्वयं यूरोपियंस के ऊपर, और फिर ये अमेरिकी क्रांति ने वहां पर भी क्रांति की मशाल जलाई। तो अगला चरण आप देखते हो कि तब आप आ गए फ्रांस की क्रांति पर। उधर फ्रांस की क्रांति घटित हुई तो फ्रेंच एवोल्यूशन थोड़ा सा अमेरिकन एवोल्यूशन से वन स्टेप आगे था। अब वन स्टेप किस मामले में आगे था? तो एक तो थोड़ा सा अमेरिकन एवोल्यूशन से ज्यादा रेडिकल था। रेडिकल किस रूप में था? यानी मूल परिवर्तनवादी उससे ज्यादा था, क्योंकि इसमें रूसो की विचारधारा आ गई थी, जीन जैक्विस रूसो। और रूसो ने कम से कम थियोरेटिकल ये बात स्पष्ट कर दी थी कि द सॉवरेनिटी लाइज इन द कॉमन पीपल एंड जनरल विल इज द कॉमन विल। मतलब संप्रभुता जन सामान्य में निवास करती है, वह बस मुट्ठी भर कुलीनों का की जागीर नहीं है, या मुट्ठी भर मध्य वर्ग के लोगों की जागीर नहीं। हालांकि वो स्वयं भी मध्य वर्ग से आया था, लेकिन वह बात कॉमन पीपल की करने, जनरल विल की करने लगा। और रूसो के विचारों के आधार में, हालांकि रूसो क्या सोच रहा था हम उसके नुआंसेस में नहीं पढ़ेंगे। रूसो खुद मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल था। कई मामले में उसके विचारों में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस भी देखने को मिलते हैं, उसमें भी बहुत सारे लूपहोल्स थे। प्रेजेंट मॉडर्न पैरामीटर्स पर रूसो में भी डेमोक्रेसी नहीं थी, उसके विचारों में भी। लेकिन उस समय के लिए वो रेडिकल थिंकर था। मतलब नॉर्मली मैं वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा मानकर चलता हूं बच्चों कि जीन जैक्विस रूसो वाज द 18th सेंचुरी कार्ल मार्क्स। वो 18वीं सदी का कार्ल मार्क्स था, क्योंकि अपने युग में वो बहुत आगे चल रहा था, डेमोक्रेसी की बात कर रहा था। तो एक तो रूसो की विचारधारा आ गई। फिर फ्रांस की क्रांति में बड़े उथल पुथल हुए। जैसे मैं आपको यह बताऊं कि जब आप अगर अमेरिकन रेवोल्यूशन देखेंगे, उसके तो हम कॉम्प्लिकेशंस में नहीं गए, या वो हमारा उद्देश्य भी नहीं था, तो इसलिए उधर मैंने चर्चा ज़्यादा नहीं की। लेकिन मुझे एक बात बताना आवश्यक है कि वहाँ पर मिडिल क्लास लीडरशिप बहुत इफेक्टिव रहा, क्योंकि उसने लोअर क्लास जो फोर्सेस है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको किसी तरह से बहला फुसलाकर दबाकर। अब बहलाना फुसलाना क्यों? तो उसको बड़े प्यार से समझा लेते थे और उनको उग्र नहीं होने दिया। क्योंकि एक देखो, आप फ्रीडम में भी अलग अलग बातें आ रही थी। फ्रीडम में जब आप कहते हो तो एक होता है पॉलिटिकल फ्रीडम, दूसरा होता है इकोनॉमिक फ्रीडम एंड सोशल फ्रीडम। तो पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब हुआ कि सभी लोगों को वोटिंग राइट मिलेगा, और इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब हुआ वन वोट वन वैल्यू होगा। मतलब सबका माने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी नहीं रहेगी। अब कितनी इक्वलिटी होगी, इसमें तो खैर बहुत चिंतकों के बीच मतभेद है, हम ये आपको क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कोई एक बिग गैप नहीं रहेगा, बड़ी डिस्पैरिटी नहीं होगी। और तीसरा है सोशल फ्रीडम। सोशल फ्रीडम का मतलब यह हुआ कि आपका जो सोसाइटी है, दैट शुड नॉट बी अ डिवाइडेड सोसाइटी। मतलब कि अब वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, नस्ल के आधार पर यह डिवीजन नहीं रहेगा। तो अगर आप अमेरिकन एवोल्यूशन की बात करें और बहुत हद तक जो फ्रेंच एवोल्यूशन है उसकी भी बात करें, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि not to speak of economic and social freedom, they could not even ensure political freedom in true sense. मतलब अगर उसके लिमिटेशंस की बात करोगे तो मैं आपको यही कहूंगा कि आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता तो छोड़िए, इन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता भी ढंग से सुनिश्चित नहीं की, क्योंकि वोटिंग राइट कहां सभी को मिला। ओके, तो लेकिन जब आप फ्रांस की क्रांति में आते हो तो फ्रांस की क्रांति विचारधारा के स्तर पर रूसो बोल देता है, और अगर रूसो की जनसंप्रभुता के सिद्धांत को मानोगे तो सबको वोटिंग राइट मिलना चाहिए।
लेकिन फिर वही है, लीडरशिप तो मिडिल क्लास के हाथ में है, और मिडिल क्लास नहीं चाहता है कि रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा उग्र हो, बहुत ज्यादा बदलाव हो। तो इस प्रकार से आप उम्मीद वहां नहीं कर सकते। लेकिन जब आप फ्रांस में आते हैं तो फ्रांस की क्रांति में लीडरशिप वॉज इनटू द हैंड ऑफ द मिडिल क्लास, लेकिन यहां पर लोअर क्लास बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट है। ये लोअर क्लास अमेरिकन लोअर क्लास की तरह मीक एंड सबमिसिव नहीं है, ये मिडिल क्लास के साथ साथ चलता है, लेकिन इसकी अपनी आकांक्षाएं काफी मजबूत है। आर्टिकुलेट का मतलब है कि ये बहुत, मतलब क्या कर सकते हो, वोसिफेरस है अपने राइट्स के प्रति, यानी बहुत खुल्लम खुल्ला अपने डिमांड को व्यक्त करता है। तो उसमें जब मिडिल क्लास उनको बहुत ठगने की कोशिश की तो बीच में इन्होंने रेवोल्यूशन को हाईजैक कर लिया, और रेवोल्यूशन जब जिस समय लोअर क्लास के हाथ में गया तो एक घटना हुई है फ्रांस की क्रांति में, आप लोग पढ़ोगे, जैकोबियन टेरर। तो जैकोबियन टेरर, जिसको जैकोबियन आतंक कहते हो, इट वाज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ लोअर क्लास मूड एंड लोअर क्लास आइडियोलॉजी। यह निम्न वर्ग की विचारधारा की अभिव्यक्ति थी। आप अगर रॉबस्पियर एक कैरेक्टर है, उसका नाम आप सुनोगे, तो रॉबस्पियर बेसिकली, जिसको आप, जो एक लीडर है जैकोबियन लीडर, उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैकोबियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया था, उसमें उसने वन मैन वन वोट को सुनिश्चित कर दिया। हालांकि विमन को नहीं मिला, जिसको आप कहोगे मेल एडल्ट सफरेज और मेल एडल्ट फ्रेंचाइज, ही इंश्योर्ड दैट। तो एक तरह से फ्रांस को डेमोक्रेसी की तरफ ले जा रहा था। लेकिन चलिए, मिडिल क्लास काफी स्मार्ट निकले, और इतिहास के इस मोड़ पर लोअर क्लास उतने संगठित नहीं थे, इसलिए उनको सफलता मिली नहीं, और अंत में फिर मिडिल क्लास लीडरशिप ने उसको हाईजैक कर लिया। फिर आ गए नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने पूरे रेवोल्यूशन के प्रायोरिटी को ही चेंज कर दिया। कि जिस समय नेपोलियन आए, उन्होंने लोगों का ध्यान लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी के राइट से डाइवर्ट करके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और नेशनल ग्लोरी की तरफ ले गए। अब नेपोलियन महान जब यूरोप में विजय करने लगे और फ्रांस की सेना जब यूरोप को कुचलने लगी, तो रोमन एम्पायर से भी बड़ा एम्पायर उसने खड़ा कर दिया। अब लोग इतने अभिभूत हो गए नेपोलियन के इस नेशनल ग्लोरी में कि वो रेवोल्यूशन वाले पार्ट से डाइवर्ट हो गए। लेकिन चलिए, नेपोलियन के कॉन्क्वेस्ट का एक फायदा भी हुआ। फायदा यह हुआ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बिकेम एन ऑल यूरोपियन रेवोल्यूशन। क्योंकि फ्रांस की क्रांति है, उसने, इस पर एक डेविड थॉम्सन हिस्टोरियन ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और डेविड थॉम्सन, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली उनका स्टेटमेंट यूपीएससी के शॉर्ट नोट्स में बहुत ज्यादा आता है, ऑप्शनल पेपर में। उनका एक स्टेटमेंट है कि व्हाट वाज अ रेवोल्यूशन इन फ्रांस, सॉरी, what was a revolution in France that took the form of a war in Europe, and then this war brought a new revolution in Europe itself. तो इस प्रकार से पूरे यूरोप का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इतना तो सुनिश्चित हो गया कि हर जगह एरिस्टोक्रेसी, फ्यूडलिज्म, इन सब का डिक्लाइन हो गया, और लीडरशिप मिडिल क्लास के हाथ में आने लगी। लेकिन माय स्टूडेंट्स, ये स्थिति बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि फिर कांग्रेस ऑफ वियना बैठी, और कांग्रेस ऑफ वियना ने बैठकर ऐसा डिसीजन लिया जिसमें कि फिर जो ओल्ड गार्ड्स थे यूरोप के, वो इकट्ठे हुए। एक आपको कैरेक्टर मिलेगा प्रिंस मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर होगा, बहुत कंजर्वेटिव या अनुदार था। उधर रूस का भी हेड था जार अलेक्जेंडर फर्स्ट, वो भी बहुत कंजर्वेटिव था। दोनों ने मिलकर और कांग्रेस ऑफ वियना को डोमिनेट किया, प्रभावी बनाया, और फिर पुराने मोनार्की को बहाल करने की कोशिश की, लेकिन उनकी चली नहीं। और यहीं पर हम हिस्ट्री से एक लेसन लेते हैं कि हिस्ट्री की धारा को, इतिहास की धारा को उल्टा नहीं मोड़ा जा सकता। दैट इज नॉट गोइंग टू बी द, यू कैन से, डाइवर्टेड इन द, यू कैन से, डाइवर्टेड इन अदर कोर्स। आप इतिहास की धारा को आप मोड़ नहीं सकते, आप इतिहास की धारा को पूरी तरह बदल नहीं सकते। आपको इतिहास की जो प्रोग्रेस है, जो धारा है, जो बदलाव है, उसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, जो मेटरनिक को नहीं थी। और अंत में निराश होकर वो मरा। 1830 का रेवोल्यूशन हुआ, 1848 का रेवोल्यूशन हुआ। ये सब क्रांतियां अखिल यूरोपीय क्रांतियां हुई। चलिए, थैंक्स, यूरोप बहुत हद तक चेंज कर गया। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता कि स्टूडेंट्स, जो यूरोप चेंज करके बना, वो कैसा यूरोप था।
क्या वो डेमोक्रेटिक यूरोप था? नो। वह वही यूरोप था जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था, सीमित लोगों को मताधिकार था, सीमित लोग ही सरकार में शामिल होते थे, महिलाओं और निम्न वर्ग को मताधिकार नहीं था। हाँ, फ्रांस की क्रांति ने कुछ एक काम कर दिए थे। इसने मानव अधिकारों की घोषणा की थी, जो 26 अगस्त 1789 को यह घोषणा हुई थी। हालांकि इससे पहले ब्रिटेन में भी मैग्ना कार्टा आ चुका था, अमेरिकन लोगों ने भी अपनी घोषणा कर दी थी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस ले आए गए थे। तो ह्यूमन राइट्स को सम्मान करने की बात हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सबसे बड़ी डाइकोटोमी यह रही कि जब वह एक तरफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की राइट्स की बात कर रहे हैं, रूसो के जनरल विल और जनरल विल या सामान्य इच्छा की बात कर रहे हैं, लेकिन वह व्यवहार में लोगों को मताधिकार नहीं दे रहे हैं, महिलाओं को मताधिकार नहीं दे रहे। इट इज शॉकिंग फॉर यू कि ब्रिटेन में 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ, गौरवपूर्ण क्रांति, शायद आपने नाम सुना होगा। वहां महिलाओं को मताधिकार मिला 1928 में। अमेरिका में 1789 में एक रिपब्लिक बना, वहां महिलाओं को अधिकार मिला 1920 में। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों। वो समझ रहे थे, मैं अब इंडिया पर आऊंगा तो ये बात स्पष्ट करूंगा, फिलहाल आप इन दोनों के बारे में इतना जान गए, लेकिन हां, एक चीज जो मिसिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये मिसिंग एरिया है लैटिन अमेरिका। जैसे अमेरिका में क्रांति हुई और अमेरिकी लोगों ने अपना एक उपनिवेश बनाया, अपना एक नेशन बनाया, अपना एक रिपब्लिक फॉर्म किया, उन्होंने ब्रिटिश लोगों को यहां से एग्जिट करवाया। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जो क्रांति थी वो अमेरिकन ब्लैक्स नहीं थे, उसमें ब्लैक्स का कोई रोल नहीं था, उसमें थे अमेरिकन व्हाइट्स एंड दे वेर जस्ट फ्रॉम द ब्रिटिश ओरिजिन, वे ब्रिटिश ओरिजिन से ही थे। तो अब इसमें दिलचस्प बात यह हुई कि जो लैटिन अमेरिका में जो स्पेनिश मूल के कुछ लोग थे जो वहां बस गए थे, यानी ठीक अमेरिकन की तरह, उसी में एक था साइमन बोलीवर। तो जो स्पेनिश लोग जो अमेरिकी महाद्वीप में बस गए थे, यानी लैटिन अमेरिका में, उसको लैटिन अमेरिका बोलते हैं स्पेन के ही लैटिन लैंग्वेज के बेसिस पर, तो वे लोग भी अपने को उसी अमेरिकन लोगों के स्टेटस में पाते थे। इनको क्रियोल कहा जाता था। इसी में एक था सैनिक लीडर, उसका मिलिट्री कमांडर, उसका नाम था साइमन बोलीवर। और साइमन बोलीवर ने यहां एक योजना बनाई कि हम स्पेन को यहां से खदेड़ कर और नॉर्थ, कम से कम नॉर्दर्न रीजन ऑफ लैटिन अमेरिका, जिसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, उसको मिलाकर एक हम इंडिपेंडेंट लैटिन अमेरिकन फेडरेशन बनाएंगे। उसको फेडरेशन ऑफ कोलंबिया का वो नाम देना चाहता था। अब इसी दिशा में उसने, तो कुल मिलाकर यहां क्रांति हुई और स्पेन को यहां से भगाया गया। पुर्तगाल को भी खाली करना पड़ा, कुछ ऐसी जरूरत हुई तो ब्राजील को खाली करके पुर्तगाल चला गया। तो थोड़ा सा हम इसका इंपैक्ट लैटिन अमेरिका पर पाते हैं, बट इट वाज नॉट द ट्रू डेमोक्रेसी। बल्कि आप यूएसए में, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से आप जानते हो, जो 1789 में नए कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बना, वहां भी जो डेमोक्रेसी थी उतनी भी डेमोक्रेसी यहां नहीं आई। यहां एक तरफ से आप समझ जाए तो सैनिक तानाशाही आ गई। कुछ समय तक इसको बनाना रिपब्लिक का नाम दिया गया, रिपब्लिक बनाने की कोशिश की, लेकिन रिपब्लिक मजाक बनकर रह गया। तो इट वाज, ये अचीवमेंट इसका है। इधर जो फ्रांस में जो क्रांति हुई, वो फ्रांस की क्रांति हुई वो एक अखिल यूरोपीय क्रांति में बदल गई और यूरोप में बदलाव आ गया। तो इस तरह से यूरोप अब अपने आप को प्रजातांत्रिक करार देने की कोशिश करने लगा। तो चलिए, हम लैटिन अमेरिका की बात अभी नहीं करते, ये तो अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। अभी हम व्हाइट लोगों की ही बात करते हैं। तो व्हाइट लोगों में आप अमेरिकन्स को देखिए और यूरोपियंस को देखिए। तो इन लोगों ने दावा किया कि हमने दुनिया में प्रजातंत्र लाया। तो पहले हम लोग यहां कंक्लूड कर लें कि ये लोग दुनिया को कहां तक ले गए और आगे क्या होना है। तो पता चला कि दे एडॉप्टेड लिमिटेड फ्रेंचाइज, महिलाओं और निम्न वर्ग को मताधिकार नहीं दिया, आर्थिक समानता लाने की बात नहीं की, दे वेर इकोनॉमिक
इक्वलिटी के लिए काम नहीं किया। इसी कारण से यूरोप में ही समाजवाद की प्रगति हुई, मार्क्स जैसा लीडर आया, और कार्ल मार्क्स हालांकि सफल नहीं हुआ, परंतु कार्ल मार्क्स की मृत्यु के पश्चात रूस में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी जिसको बोल्शेविक पार्टी बोलते हैं, जिसका नेता लेनिन हुआ, व्लादिमीर लेनिन। और फिर वो लेनिन ने उसको लीड किया और बड़े ही प्रैग्मेटिक पॉलिसी की सहायता लेकर, जहां तक मार्क्स के विचारों से कॉम्प्रोमाइज करके हट के, वहां पर उसने पहला दुनिया की समाजवादी सरकार स्थापित कर दी सोवियत रूस में। अब वहां तक रुक जाता लेनिन, लेकिन लेनिन का मकसद, जैसा कि कार्ल मार्क्स उसका गुरु यानी उसका जो आइडियोलॉज था, उसका लक्ष्य था विश्व क्रांति, वर्ल्ड रेवोल्यूशन। तो उसी प्रकार से इसका भी वर्ल्ड रेवोल्यूशन इसका लक्ष्य था। अब वर्ल्ड रेवोल्यूशन लक्ष्य था तो इसका मतलब, इसका कहना था कि हम दुनिया में जितने भी वर्कर्स है, जिसको उसने सर्वहारा का नाम दिया था प्रोलेटेरिएट, उन सब के लिए उसने एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल स्थापित की और कहा दुनिया में हम इस विचारधारा को फैलाएंगे और हर जगह क्रांति को घटित करवाएंगे, तब तक जब तक पूरी दुनिया में ही क्रांति ना हो जाए। तो ये चीज पूंजीपति को डराने लगा। यूरोप के जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे वो डर गए और उस डर से उन्होंने अपने वर्कर्स को राइट दिया। और उसी समय बहुत सारे फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यूरोप में आ गए, जिसमें महिलाओं का मूवमेंट चला। इधर महिलाओं में सजगता आ गई, इधर वर्कर्स में सजगता आ गई। सोवियत रशिया जैसा राइवल उनको तैयार था। इस डर से इन्होंने अंत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट किया, मतलब जिसको कहते हो सार्वत्रिक व्यस्क मताधिकार। सभी को मताधिकार दिया, प्यार से नहीं, डर से। तो इस तरह से धीरे धीरे वो आए। लेकिन हां, वो विकसित कितना हुए। जिस समय उन्होंने औद्योगिक क्रांति आरंभ करके अपने आप को एक इंडस्ट्रियल पावर बनाया था, ध्यान रहे, उस समय इनके यहां डेमोक्रेसी डेफिसिट था। अब देखिए, हम आपको आगे भारत के संदर्भ में बताएंगे कि हम लोगों को बहुत सारी चीजें झेलनी थी। इनकी इकोनॉमी इस लायक नहीं थी कि डेमोक्रेसी को एफोर्ड कर सकते। डेमोक्रेसी को एफोर्ड करने का मतलब यह होता है कि अगर आप चाहेंगे ग्रोथ, तो डेमोक्रेसी में ग्रोथ में थोड़ी समस्या इसलिए आ जाती है व्यवहार में। मैं सिद्धांत की बात नहीं कर रहा, व्यवहार में। क्योंकि जब डेमोक्रेसी में आप आगे बढ़ोगे तो आपको सबका ख्याल रखोगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ वाले मुद्दे को थोड़ा दरकिनार करके सोशल इक्विटी वाले मुद्दे को प्राथमिकता देनी पड़ती है, जिसको कहते हो आर्थिक समानता या फिर आर्थिक न्याय या सामाजिक न्याय। उसके लिए आपको थोड़ा सा ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इन देशों ने क्या किया कि इन्होंने अपना इकोनॉमिक ग्रोथ उस समय कर लिया जिस समय इनका डेमोक्रेटिक डेफिसिट था। वर्कर्स को राइट नहीं था, महिलाओं का राइट नहीं था। आप अगर ब्रिटेन में, मैं आपको एक दो नॉवेल पढ़ने के लिए कहूं, जैसे आप अगर वहां मेरे विचार से चार्ल्स डिकेंस को पढ़ो और D.H. लॉरेंस को पढ़ो, कुछ ऐसे नॉवेलिस्ट हैं, उनको पढ़ो तो आपको आंखों से आंसू गिर जाएंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में वर्कर्स का क्या बुरा हाल था। मतलब इतना बुरा हाल था, उनको कोई राइट्स नहीं था। 18-18 घंटे काम कराए जाते थे, महिलाओं से, वर्कर्स से, बच्चों से 12-12 घंटे काम कराए जाते थे और बहुत ही मीगर सैलरी दी जाती थी। और तब वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रोथ हुआ और तब ब्रिटेन बना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और फिर उसके बाद यूएसए, बाकी यूरोपीय देशों ने प्रगति की जब डेमोक्रेटिक डेफिसिट थी। और जब उनके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ आ गया और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी आ गई, विशेषकर वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन के बाद, तब जाकर इन्होंने जस्टिस किया है लोअर क्लास के साथ। पहले तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे सब जगह मताधिकार आने लगे, वोटिंग राइट्स, और फिर उसके बाद उनके कुछ बेसिक इकोनॉमिक राइट्स को स्वीकार करके और विश्व आर्थिक मंदी के बाद वेलफेयर कार्यक्रम शुरू किया है। और तब इन्होंने सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात की है, जब ये काफी डेवलप्ड हो गए। तो अब हमें क्या होना है उसको देखें। अब हमें कोई याद नहीं करता कि हमने दुनिया को क्या दिया। इंडियन एक्सपेरिमेंट्स, हमारी आजादी क्यों डेमोक्रेसी थी, उस पर हम आ रहे हैं। और इस पर आप लोग जरा गौर से विचार करिएगा। देखिए, थोड़ा पीछे जा रहे हैं।
भारतीय मॉडल। इधर हम कर देते हैं पश्चिमी मॉडल। पश्चिमी मॉडल यानी इंडियन मॉडल एंड वेस्टर्न मॉडल, ये दोनों को रखते हैं सामने। भारतीय मॉडल को इधर रखते हैं, पश्चिमी मॉडल को इधर। तो देखिए, पहली बात, एक टर्म आता है नेशनलिज्म या नेशन, जिसे आप मॉडर्न नेशन कहते हो। वह मॉडर्न नेशन कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक आइडियाज के साथ आता है। जैसे डेमोक्रेटिक आइडियाज है, वो डेमोक्रेटिक आइडियाज के साथ मॉडर्न नेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो नेशन बिल्डिंग फर्स्ट स्टेज में पश्चिम में हुआ, यानी यूरोप में हुआ, और फिर यूएसए और यूरोप में हुआ। नेशन बिल्डिंग का मतलब है आधुनिक राष्ट्र बने। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी, आप में से बहुत सारे लोगों को, हालांकि मैंने कई लेक्चर में इसको स्पष्ट किया है कि देश और राष्ट्र में क्या अंतर होता है। देखिए, इसकी तो बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा है, 1000 बुक्स हैव बीन कंपाइल्ड ओवर दैट। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम लेमैन टर्म में आपको एक सेंटेंस में बताते हैं कि एक देश है, इसका मतलब उसमें भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, और संभव है संप्रभुता भी हो सकती है। मतलब कि उसमें टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, और सॉवरेनिटी भी हो सकती है। लेकिन लोगों का आपस में जुड़ाव नहीं है तो राष्ट्र नहीं है। माने लोगों में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू, सेंस ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए। मतलब मोटे तौर पर आप इतना जानिए, जब हमें एक होने का जब जुड़ाव पैदा होता है, तब वह भूभाग, वो समुदाय राष्ट्र बनता है। अब चाहे एक होने के जुड़ाव का आधार क्या है, हमारी समान सांस्कृतिक पहचान हो सकती है, या हमारी समान ऐतिहासिक अनुभव हो सकता है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, या हो सकता है कि हम लोग एक बड़े ही महत्तर उद्देश्य के लिए, अगर हमारे लोग ज्यादा इनलाइटेंड हो, तो कुछ खास मुद्दों पर हमने एक राष्ट्र बनाया है जिसमें सभी लोग बहुत अच्छे से जी रहे हों। तो जब मतलब हम लोग मिलकर एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक पद्धति के माध्यम से जिएंगे और सभी के अधिकारों को स्वीकृति मिलेगी। कुछ भी हो सकता है बेसिस। लेकिन अगर हम एक समुदाय, एक होने का भाव अपने में पैदा कर लेते हैं तो राष्ट्र बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं एक बात बताऊं, जो नेशनलिज्म का एक्सपीरियंस है वो डेमोक्रेसी के साथ जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस है, कि जब तक थोड़ा सा डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स नहीं आएगा तब तक नेशन जैसी बात नहीं होगी। नेशन जैसी चीज अस्तित्व में नहीं आ सकता है। तो पहली बात तो मैं आपको यह बताऊं कि पश्चिम में जो राष्ट्र बना, वो राष्ट्र में एक नेशन होने का एक्सपीरियंस था, कि नेशन, ओके। और वह नेशन आपस में जुड़े होने का भाव अमेरिकन एवोल्यूशन और फ्रांस की क्रांति के बाद आई। कॉमन सॉवरेनिटी की बात आई, जनता की जगह नागरिक यानी सिटीजन की अवधारणा, यानी प्रजा की जगह नागरिक की अवधारणा आई, सिटीजन की अवधारणा आई, यानी वो सीमेंटिंग फोर्स के रूप में काम किया और राष्ट्र बने। एक तो यह चीज है। दूसरी चीज है कि इनका जब जिस समय, एक दिलचस्प बात यह है कि जिस समय इन्होंने अपनी डेमोक्रेसी, जिस समय यह अपना डेवलप कर रहे थे, जो धीरे धीरे 150 वर्षों में, 100 वर्षों में इन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को डेवलप किया, लिमिटेड से कंप्लीट डेमोक्रेसी की तरफ बढ़े, उसमें बड़ा अजीब स्थिति रही। मतलब एक तरह से आप यही समझें कि एक तरफ आप अपने पुत्र के अधिकार के, माफ करिएगा आप लोगों को ही पुत्र नहीं है या नहीं होगा, या आप में से कुछ लोगों को हो भी सकता है, आई डोंट नो, लेकिन यहां मैं एग्जाम्पल जस्ट इनसाइट कर रहा हूं, आप इसको, यू हैव नॉट टू टेक इट अदरवाइज, कि आप अपने पुत्र, अपने बच्ची के अधिकार के लिए बहुत सजग हो, लेकिन आप अगर अपने नौकर के अधिकारों को कुचल रहे हैं तो सच्चे डेमोक्रेट आप नहीं है। अब एक तरफ जिस समय अपने यहां डेमोक्रेसी बना रहे थे, उस समय एशियो अफ्रीकन कंट्रीज, क्योंकि लैटिन अमेरिका से तो इनको किन्हीं कारणों से निकल जाना पड़ा, क्योंकि इनसे भी बहुत नरभक्षी वहां पर एक आ चुका था, वो था यूएसए। और वह एक बड़ा ही स्मार्ट नरभक्षी था। स्मार्ट नरभक्षी का मतलब हुआ कि वह लोगों को खाता भी था और पता भी नहीं चलने देता था। वो इनसे भी बहुत बहुत बड़ा हिपोक्रेट था, जिसका बाहर का चेहरा और अंदर की चीजें अलग थी, जो
जो आप अफगानिस्तान में अभी देख ही रहे हैं कि कल परसों मैं जो बाइडेन का जब स्टेटमेंट सुना तो मैं 10 मिनट तक शॉक में रहा। मैंने एक तरफ दिखा रहा है कि कांधार की तरफ तालिबानी बढ़ रही, और जो बाइडेन हु है जस्ट नॉट जो बाइडेन, एट दैट टाइम यू कैन से अमेरिकन्स यू कैन से कि दे हैव जस्ट डिस्टेबलाइज्ड अफगानिस्तान को पूरी तरह डिस्टेबलाइज कर दिया। अफगानिस्तान के 3 लाख लोग बॉर्डर पर इधर उधर बॉर्डर पर मारे फिर रहे हैं और फंसे पड़े हैं। अफगानिस्तान के लोग चारों तरफ पूरे वर्ल्ड से गुहार कर रहे हैं, और जो बाइडेन कह रहा है कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अफगान्स एंड अफगान शुड हैव देमसेल्व्स ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अमेरिकन्स आर नॉट responsible because Americans have already lost so many and so many soldiers। तो भाई साहब, आपको वहां जाने के लिए किसने कहा था? आप क्यों गए थे? और जब मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन जब अफगानिस्तान से निकल गया था, उसमें तालिबानियों ने आपको एक ऑफर किया था कि आइए नेगोशिएटिंग टेबल पर हम लोग मिलजुल के कोई रास्ता निकालते हैं, आप इस इन्वेजन को बंद कर दीजिए। उस समय तो आप काफी बहुत अकर के साथ आपने मना कर दिया था। तो कहां गई वो अकर? तो मतलब आई एम जस्ट गिविंग ए स्लाइट एग्जाम्पल कि भाई देखो इस तरह की चीजें हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इनका जो डेमोक्रेसी जिस समय चल रहा था उसमें दुनिया को लूट रहे थे, फिर इनकी डेमोक्रेसी चल रही थी। अब आ जाइए इंडिया के ऊपर। इतना बताने के बाद मैं अब इसके बारे में बताकर तब कंक्लूड कर देता हूं कि क्यों इस पर रिसर्च होना चाहिए। अब इंडिया का देखिए, सबसे पहली बात तो यही कि आप एक टर्म सुनोगे, बड़ा ही फेमस टर्म है डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का मतलब हुआ उपनिवेश मुक्ति। यह डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस तो वैसे थोड़ा बहुत पहले आप जो मान लें वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन में भी मान सकते हैं, लेकिन हल्का ये मुख्य रूप से शुरू हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 बातें ऐसी हुई जिस कारण से उपनिवेश छोड़ना इनके लिए आवश्यक हो गया। एक यह हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी इंपेरियलिस्टिक पावर्स थे, साम्राज्यवादी शक्तियां थी, ब्रिटेन जिसने पूरे वर्ल्ड में 25% रीजन पर कब्जा किया हुआ था, लार्जेस्ट लैंड ग्रैबर कह सकते हो आप उन्हें, और फ्रांस, बेल्जियम तो थोड़ा ही था लेकिन फिर भी बेल्जियम, पुर्तगाल, स्पेन तो खैर उस पंक्ति से बाहर हो गया था, सोवियत रूस ने भी छोड़ दिया था पहले ही। तो ये सब जो बची हुई इंपेरियलिस्टिक पावर्स थे वो सब बहुत कमजोर पड़ गए। हॉलैंड, ये सब कमजोर पड़ गए। और सबसे बड़ी बात है कि एशियो अफ्रीकन कंट्रीज थे, उसमें राष्ट्रवाद की भावना बड़ी तेज हो गई। उसमें पूरी एशिया और अफ्रीका में अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो सबसे मतलब कह सकते हो कि इंटेलेक्चुअली एक्टिव लीडरशिप हमें इंडिया का लगता है। चाइना का दूसरा केस है। चाइना इज फाइटिंग अ वॉर। Basically, there was the rise of a communist power under Mao Zedong, and with the support of Soviet Russia, Mao Zedong was fighting a war against, you can say, Japanese as well as their own government. Means कि own government means कि their own middle class or the bourgeoisie government under Chiang Kai-shek. तो चाइना का केस ही बिल्कुल अलग हो जाता है, वो उसको आप छोड़ दें। बाकी जगहों पर देखें तो इंटेलेक्चुअली सबसे सजग इंडिया था। और अगर पूरे नेशनल मूवमेंट के दरमियान हम कहते हैं तो मेरे विचार से हम लोगों के यहाँ तो हमारे फ्रीडम मूवमेंट वाले मुद्दे पर तो अभी रिसर्च ही नहीं हुआ है, और अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन पर हजारों पुस्तकें लिखी जा चुकी। तो मुझे यह कहना है कि अगर अमेरिका में पैट्रिक हेनरी और बेंजामिन फ्रैंकलिन 2, 4 या 5 हुए होंगे, थॉमस जेफरसन, तो इंडिया में कम से कम सैकड़ों बेंजामिन फ्रैंकलिन एंड थॉमस जेफरसन जैसे आइडियोलॉज पैदा हुए, सैकड़ों, हंड्रेड्स, वी कैन नॉट काउंट। उसी प्रकार से अगर फ्रांस में वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और दिदरो जैसे चिंतक हुए, तो इन इंडिया देयर वर सो मेनी मॉन्टेस्क्यू, सो मेनी दिदरो, एंड इवन इंडिया इज नॉट डिवाइड बाय रूसो। इंडिया में भी अगर आप खोजोगे तो 1-2 थिंकर अगर प्रॉपर रिसर्च हो तो इंडिया में 1-2 रूसो आपको निकल ही जाएंगे। तो पूरे तो एक तो नेशनल मूवमेंट के दरमियान जितना
इनलाइटेंड लीडरशिप इंडिया का था, एशियो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए वो मिसाल थी। जो सेकेंड वन थिंग है जो पूरी दुनिया चकित रह गई, वह थी कि हमने नेशनल मूवमेंट में वर्ल्ड को क्या दिया, गांधीज्म। मतलब आप इसको मोटे तौर पर समझ लें कि हमें आजाद होना है, हमें एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त होना है। कितने रास्ते हमारे पास है? एक रास्ता है कि हम उन्हीं के तरीके से, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट करके, संवैधानिक आंदोलन करके, संवैधानिक रीति से वार्ता करके, दबाव डाल के, कोऑपरेट ना करके हम उनसे स्वतंत्रता पाएं। ये बहुत पुराना घिसा पिटा रास्ता था। दूसरा रास्ता है कि मरता क्या नहीं करता, चलिए अब लड़ते हैं उनसे, उन पर गोली चलाएं, पत्थर फेंकें, तरह तरह के मेथड्स को अपनाएं। उसमें कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात है कि वैसे में जो साम्राज्यवादी शक्ति हैं, इंपीरियलिस्टिक पावर थे, उनकी मीडिया उनके हाथ में थी, हमें क्रिमिनल्स घोषित कर देते थे। और मीडिया चूंकि उनके पास थी, वर्ल्ड ओपिनियन को अपने ढंग से मोल्ड कर लेते थे और बहुत कोर्सिव तरीके से उस मूवमेंट को दबा देते थे। गांधी ने अपना तरीका इन्वेंट किया जिसका जवाब ब्रिटिश के पास नहीं था। दैट वॉज मोस्ट लेटेस्ट वेपन अगेंस्ट द कॉलोनियल पावर। तो एक तो वर्ल्ड को हमने ये दिया, जो दुनिया ने, वर्ल्ड में कई देशों ने इस पद्धति को अपनाने की कोशिश की। जैसे हम साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दे सकते हैं, पूरी तरह से गांधीवादी नहीं, लेकिन हाँ, कांग्रेस के मॉडल को कहीं ना कहीं नक्रुमा ने भी अपनाया था। और उसी प्रकार से जाम्बिया के जो केनेथ कोंडा थे, वो तो गांधीयन नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के मूवमेंट से काफी इन्फ्लुएंस थे। और जो बाद में ब्लैक मूवमेंट जो अमेरिका में हुआ, उसमें मार्टिन लूथर से पहले भी जैसे जो लीडर्स थे वो गांधी से कहीं ना कहीं प्रभावित थे, और मार्टिन लूथर किंग पर तो गांधीवाद का प्रभाव था ही। तो दुनिया में एक तो हमने एक फाइट का मेथड दिया, नंबर वन। नंबर टू कि हम इस मुद्दे पर आए कि इंस्पायर्ड लिबरेशन मूवमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अगर मैं आपको कहूं कि आप अपनी मेमोरी पर बल दीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद होने वाला दुनिया का पहला देश कौन था, तो आप नाम याद नहीं कर पाओगे। एक नाम आप अधिक से अधिक याद करोगे, इजिप्ट, मिस्र, जिसमें जगलुल पाशा था, जो काफी जद्दोजहद के बाद मिस्र के लिए औपचारिक स्वतंत्रता तो ली, हालांकि उसके टाइम में तो मिल भी नहीं पाया। जगलुल पाशा तो बहुत जल्दी उसका डेथ भी हो गया। लेकिन उसके बाद जो इजिप्ट को 1924 में ब्रिटिश ने जिस तरह की, 1922 में ही जो स्वतंत्रता देने की कोशिश की, वो स्वतंत्रता थी ही नहीं। ना तो स्वेज नहर ब्रिटिश ने छोड़ा, ना ब्रिटिश ने किसी भी तरीके से उन्हें कोई बड़ी रियायत दी। तो हम नहीं मानते कि जगलुल पाशा या मिस्र को कोई वास्तविक सफलता मिली या मिस्र डेमोक्रेटाइजेशन की दिशा में जा सका। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया का पहला आजाद होने वाली कॉलोनी इंडिया थी। ओके, अब इंडिया थी तो मैं एक बात बताऊं, जो डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस आज भी अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो लिखते हैं 1945 से, और शुरू होता है तो 1990 तक चला जाता है। ये 45 वर्षों के काल तक, 45 ईयर्स, 4.5 डेकेड्स, वेरी लॉन्ग, दुनिया के देश स्वतंत्र होते रहे। तकरीबन दुनिया की जो 1/3 भूभाग था उनको छोड़ना पड़ा उन्हें, जो कॉलोनियल पावर थी उनको। ये प्रोसेस शुरू हुआ 1947 में इंडिया से, तो इसलिए 45 की जगह इसको हम 47 कर दें। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डेट से 45 किया हुआ है। पहला देश भारत आजाद हुआ। तो पहला देश भारत आजाद हुआ, तो पहले मैं एक दो बातों पर, अगर आपको रिसर्च वर्क करना है आप में से किसी को, तो उनका ध्यान में इंगित करना चाहूंगा। और जिनको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देना है उनको भी मैं कुछ पहलुओं पर ध्यान इंगित करना चाहूंगा, चूंकि आप अपने आंसर में लिखकर उसकी गुणवत्ता को और भी बढ़ा सकें। जैसे देखिए, हमारा मुद्दा यह है, इसमें मेरा प्रश्न यह है कि चलिए, एक जब आप
व्यू उपनिवेशीकरण, ये तो चाहे आपका जनरल स्टडीज में पेपर आप हो, आप हिस्ट्री के हो, हिस्ट्री के ना हो, ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी में आप देखिए, जीएस के पेपर में देखिए, 2016 में आपका क्वेश्चन है डीकोलोनाइजेशन से, 2017 में है, 2018 में फिर वही इंडेंचर्ड लेबर है, तो कुल मिला के कोलोनाइजेशन से ही है। तो इस तरह से आपको 2-3 ईयर्स में लगातार कंटिन्यूअसली इससे क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप अगर डीकोलोनाइजेशन की हिस्ट्री पर अगर पूरा नजर डालेंगे तो आप यह महसूस करके देखेंगे कि जो पश्चिमी शक्तियां थी उसमें 3 शक्तियां मुख्य रूप से थी, ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड। तो हॉलैंड का तो थोड़ा सा मिडल रास्ता था। फ्रांस में जो चार्ल्स द गाल उसके लीडर हुए, वो तो बिल्कुल ही अपने उपनिवेश को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और जो ब्रिटिश थे वो थोड़ा स्मार्ट थे, उनको लग गया था कि हम छोड़ सकने में असमर्थ हैं, हमें छोड़ना नहीं चाहिए, हमारी हैसियत छोटी हो जाएगी। बल्कि उसमें भी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल था, उसने तो बड़ा ही निर्लजता पूर्वक, जबकि मैं अभी उसको छेड़ना नहीं चाहूंगा, 1941 में रूजवेल्ट के साथ मिलकर अटलांटिक चार्टर पर वो हस्ताक्षर कर चुका था। अटलांटिक चार्टर का मतलब है कि दुनिया में जितने कॉलोनीज है उनको आत्मनिर्णय का अधिकार या सेल्फ जजमेंट का राइट्स मिलेगा, मतलब उनको स्वतंत्रता मिलेगी, ऐसा उसने वायदा कर लिया था। और उसके बाद वह अपना हाथ पीछे खींच लिया। चर्चिल ने अपने पार्लियामेंट में कहा कि आई हैव नॉट बीन द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटिश क्राउन टू प्रिजाइड ओवर द लिक्विडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन की अध्यक्षता करने के लिए क्राउन का प्रथम मंत्री नहीं बना हूं। तो वो तो उलट चुका था। लेकिन चलिए, बाद में जब क्लीमेंट एटली आया तो उसको मंजूर करना पड़ा भारत की स्वतंत्रता। और भारत की स्वतंत्रता इतनी स्मूथली ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ कि पूरा वर्ल्ड दंग रह गया। मतलब आप यही समझेंगे, जो मिडनाइट स्पीच जो पंडित नेहरू का हुआ है, उसको राधा कृष्णन का स्पीच हुआ है, जो दूसरे प्रेसिडेंट भी बने हमारे। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने ब्रिटिश को आभार व्यक्त किया कि आपने कितनी आसानी से हमें आजादी दे दी। और उसने तुलना की उधर वियतनाम से और इंडोनेशिया से, क्योंकि डच वहां पर इंडोनेशिया में उधम मचा रहे थे और वियतनाम में फ्रेंच उधम मचा रहे थे, और ब्रिटिश ने कितनी आसानी से स्वतंत्रता दे दी। अब देखिए, अगर आप हिस्ट्री पर निगाह डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश भी उतने जेंटलमैन नहीं थे जितना कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने स्पीच में वहां बताया था। यही ब्रिटिश हैं जिनका इतिहास देखिए, केनिया में माओ मूवमेंट हुआ। माओ मूवमेंट करना पड़ा, केनियन लोगों को बहुत कुर्बानी देनी पड़ी वहां से स्वतंत्र होने के लिए। और नाइजीरिया में भी इन्होंने आसानी से नहीं छोड़ा। और मिस्र में तो इन्होंने जो किया, पूरी दुनिया उसका साक्षी है, सुएज कैनाल ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इनको मतलब एक तो ये 1922 से लेकर 1956 तक खींचते रहे, 1954 तक खींचते रहे। 22 में आजादी दी, 54 में अंत में कर्नल नासिर के साथ इन्होंने एक समझौता करके तब अपनी सेना को निकालने के लिए राजी हुए, और फिर 56 में मिस्र पर हमला कर दिया। तो यह रिसर्च का विषय है कि जबकि इंडिया ब्रिटिश क्राउन का सबसे प्रेशियस ज्वेल था, ब्रिटिश क्राउन का सबसे कीमती आभूषण था, तो इतनी आसानी से उन्होंने भारत को कैसे छोड़ दिया? हाउ डिड दे लिबरेट इंडिया? तो पहला, हम यहां पर मुद्दा हिंदी में भी कहोगे तो लिख दूंगा कि इंडियन एक्सपेरिमेंट्स। तो पहला इंडियन एक्सपेरिमेंट्स में मैं आपको देता हूं भारतीय अनुभव, जो प्रजातंत्र का है। उसमें हम पहले आपको भारतीय अनुभव में पहला हम आपको बताएंगे, या भारतीय अनुभव या प्रयोग भी कर सकते हैं, भारतीय प्रयोग भी इसका वास्तविक हिंदी रूपांतरण होगा। और इसमें अगर हमको देना है तो उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन, डीकोलोनाइजेशन का मतलब हुआ उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन, मुक्ति को प्रोत्साहन। अब देखिए, उपनिवेश मुक्ति को प्रेरणा प्रोत्साहन कैसे मिलेगा उसको देखिए। जैसे भारत को आजादी मिली, तो भारत को आजादी मिलने का मतलब ये बात लगभग तय हो गई थी कि अगर आज भारत आजाद हुआ तो बाकी देशों को नहीं रोका जा सकेगा। लेकिन सबसे पहला मुद्दा आपको ये कवर करना है कि भारत को ब्रिटिश ने आजाद क्यों किया।
जबकि इट वॉज सपोज टू बी द मोस्ट प्रेशियस ज्वेल इन द ब्रिटिश क्राउन। आप पूरे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री को देखोगे तो आप देखोगे पूरी 19th सेंचुरी और फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में जो ब्रिटिश पॉलिसी है, वो उनका फॉरेन पॉलिसी ब्रिटेन का रहा है, वो इंडो सेंट्रिक रहा है। रशिया के साथ उन्हें अफगानिस्तान में जो द ग्रेट, जिसका नाम ही दिया जाता है द ग्रेट गेम, तो उन्होंने जो यह द ग्रेट गेम जो खेला, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इंडिया को बचाना लक्ष्य था, जो रशिया उसमें ना घुस जाए। फिर इंडिया को क्यों छोड़ा? अब इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में उनका इकोनॉमिक बेनिफिट कम हो गया, या यह वजह तो इंडिया इकोनॉमिक बेनिफिट लूज करने के कारण दूसरा कि उनको डर हुआ कि इंडिया में नेशनलिस्ट कॉन्शसनेस बहुत तीव्र हो गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी के नॉन वायलेंट मूवमेंट का जवाब उनके पास नहीं था, और विशेषकर जो आज़ाद हिंद फौज और जो INA में जो रेटिंग्स हुआ था, उसने उनके विश्वास को हिला कर रख दिया अपने आर्मी से। क्या वजह थी कि इतनी आसानी से इंडिया से निकल गए, जबकि केन्या से और बाकी देशों से नहीं निकले? अब देखिए, जिसी समय ब्रिटिश इंडिया से निकले उस समय सिग्नल मिल गया कि ब्रिटिश एम्पायर का तो खात्मा हुआ। क्योंकि ब्रिटिश, आप अगर ब्रिटिश को देखेंगे तो ब्रिटेन को आपको आश्चर्य होगा कि इट वाज द लार्जेस्ट लैंड ग्रैबर्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। तो ये तो निश्चित हो गया कि अब ब्रिटेन नहीं टिकने वाला इस बाजार में। वजह क्या थी? ब्रिटेन का इकोनॉमिक रिसोर्सेस ही का बेस ही इंडिया था। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कि इवन देन द ब्रिटेन जस्ट fell at the status of the third industrial power in the world, but still he remained to be the paramount political power in the world. जैसे नॉर्मली क्या है कि उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो तीसरे दर्जे पर आ गया था, जैसे उसका जो इंडस्ट्रियल स्टेटस था, पहले औद्योगिक क्रांति में पहला देश था जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ था, फिर आगे उसका स्थिति तीसरा हो गया क्योंकि उसको ओवरटेक कर गया जर्मनी और यूएसए फर्स्ट नंबर, जर्मनी सेकेंड नंबर एंड ब्रिटेन थर्ड नंबर। तो उस प्रकार से उसको थर्ड, अगर इंडस्ट्रियल पावर था तो थर्ड इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। इंडिया से इतना सरप्लस वो लेता रहा कि फिर भी वो अपना स्टेटस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में बनाए रखा था। तो ये चीज कहीं ना कहीं अब बात स्पष्ट हो गई थी कि अब अगर इंडिया को लूज किया है, तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक राक्षस के प्राण उस तोते में थे जो पिंजरे में कैद था, और जब तोता मर गया तो राक्षस कैसे जीवित रहेगा? तो वही हालत उसकी होनी थी। अंत में रही सही कसर भी उसको स्वेज नहर क्राइसिस में 1956 में, जब उसका डिसग्रेस हुआ, वेस्ट एशिया का पूरा इलाका उसके हाथों से निकल गया, और जहां जहां ब्रिटेन खाली करता गया, यूएसए अपना डोमिनेंस वहां पर बढ़ाता चला गया। इधर शीत युद्ध भी शुरू हो चुका था, कोल्ड वॉर, इधर रशियंस और अमेरिकन्स के बीच भी राइवलरी चल रही थी। ब्रिटेन के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, वह एक तरह से सेकेंड हैंड बनकर रह गया यूएसए के साथ, और उसका फॉलोअर बन के यूएसए के साथ मिलकर ही उसके कैपिटलिस्ट कैंप में एक सबऑर्डिनेट पावर के रूप में काम करने के लिए मजबूर हो गया। तो धीरे धीरे ब्रिटेन के जो उपनिवेश हैं उसको जान नहीं थे। यहाँ पर मैं तत्काल आपको प्रभाव बताना चाहता कि जिस समय 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो उस समय बहुत सारे देश थे उसमें राष्ट्रवादी चेतना आ रही थी, लेकिन जो औपनिवेशिक शक्ति है वो बार बार उनको सिग्नल दे रहे थे कि आप भूल जाइए, हम आपको आज़ाद नहीं करेंगे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो एक कहावत आपने सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, वो बात वहाँ चरितार्थ हो गई। उधर ट्यूनीशिया और मोरक्को फ्रांस को बहुत पहले से नोटिस दे रहा था हम आज़ाद हो जाएंगे, उनका स्टेटस सेमी कॉलोनी की तरह था। तो पहले ट्यूनीशिया और मोरक्को आज़ाद हुआ, मुझे मेरे अंदाज से वो 54 या 56 में, और वो तो खैर अफ्रीका महाद्वीप की बात है। सबसे पहले उपनिवेश मुक्ति एशिया में चली, तो साउथ एशिया में आइए। साउथ एशिया में श्रीलंका 1948 में और बर्मा 1948 में, लेकिन बर्मा का कुछ समय तक प्रॉब्लम चलता रहा, वास्तविक आज़ादी उसे बाद में मिली, क्योंकि वहाँ पर वो जापानी फैक्टर थोड़ा आ गया, थोड़ा सा कम्युनिज्म वाला फैक्टर भी आ गया था, और फिर मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाली बात भी हो गई। वो आगे हम लोग वो यहाँ कहीं किसी और लेक्चर में देखेंगे।
लेकिन यहां पर फिलहाल मैं आपको बताऊं कि 48 में श्रीलंका स्वतंत्र हो गया। नेपाल भूटान न तरीके से कभी गुलाम हुआ था, न तरीके से उस तरह से आजाद हुआ, तो उन दोनों को हम काउंट ही नहीं करके चल रहे। रह गई पाकिस्तान की बात, तो पाकिस्तान तो इंडिया के साथ मुफ्त में आज़ादी पा गया, उसके लिए विभाजन ही आज़ादी थी और बांग्लादेश पैदा ही नहीं हुआ था। तो साउथ एशिया का ही स्थिति थी। मुख्य रूप से साउथ ईस्ट एशिया में काफी फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन को फिलीपींस से भी निकलना पड़ा, सॉरी गलत हो गया, यूएसए, फिलीपींस से तो यूएसए 1946 में निकल चुका था, लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं फिलीपींस पर अपना डोमिनेंस बनाने का ख्वाब रखता था। लेकिन फिलीपींस से तत्काल भारत की आज़ादी के बाद अब फिलीपींस में जाने का उसका कोई स्कोप नहीं रह गया। ब्रिटेन को मलाया और सिंगापुर, ये दोनों पर जापानियों ने कब्जा कर लिया था। मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर साउथ ईस्ट एशिया के व्यू उपनिवेशीकरण की बात मैं अगर करता हूं, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जापानीज इंपीरियलिज्म। यानी जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी का पार्टनर था, उसने जब अमेरिकी पर्ल हार्बर पर हमला कर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में प्रवेश किया था, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसके पास कितनी एक छोटा सा कंट्री जापान, जितनी भी वहां की इंपीरियलिस्टिक पावर थे सबको वहां से खदेड़ दिया हो। यूएसए को फिलीपींस से खदेड़ दिया था, मलाया और सिंगापुर से ब्रिटेन को खदेड़ दिया था, फ्रांस को वियतनाम से खदेड़ दिया और हॉलैंड को इंडोनेशिया से। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी की हार हो गई, फिर जापान की हार हो गई, 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया, तो जापान ने जिस समय उन क्षेत्रों को खाली किया, तो अब साम्राज्यवादी शक्तियां फिर आने का पूरा जुगत बनाए हुए थे। पूरी उनकी योजना थी हम लौट आएंगे। फ्रांस रस किया वियतनाम पर कब्जा करने के लिए, हॉलैंड रस किया इंडोनेशिया पर कब्जा करने के लिए। लेकिन भारत को आजादी मिली थी 1947 में। अब साउथ ईस्ट एशिया के देशों की भी आंखें चमकने लगी कि हम भी आजाद होंगे, हमें अब आप गुलाम नहीं कर सकते, देखो इंडिया को। एक फैक्टर तो यह है। दूसरा फैक्टर इसमें मैं ऐसा करता हूं कि इसमें तीसरा वाला हमारे लिए पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर हम दूसरे वाले पर आएंगे। हम तीसरे नहीं चौथे पर पहले आएंगे, डायरेक्ट सपोर्ट टू द प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन। ये तो हमें देखकर उन्होंने उत्साह में अपनी मुक्ति की बात की, ये तो हमारा इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हमारा क्या है वो बताते हैं। ये 1 2 3 4 4 पर आते हैं। देखो हमारा डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन यह है कि उपनिवेश मुक्ति की दिशा में, उपनिवेश मुक्ति की दिशा में सक्रिय प्रयास। मतलब हमने उपनिवेश मुक्ति की दिशा में क्या क्या सक्रिय प्रयास किया। एक तो राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य ही, राष्ट्रीय, देखो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, यही आप अगर पूरे क्षेत्र को देखते जाए, देखो ये मलाया है, यही सिंगापुर यहाँ है। यहाँ पर देखोगे थाईलैंड तो खैर उसमें कॉलोनी नहीं था, फिलीपींस 1946 में अमेरिका ने आज़ाद किया था। और ये आप देख रहे हो ये मलेशिया, उसको 1963 में आज़ादी मिली। मलाया को 1957 में ब्रिटिश ने आज़ाद किया। वियतनाम 1954 में। तो सब इसके बाद ही, भारत के बाद ही सभी आज़ादी की बात होगी, लेकिन उसमें बहुत समस्याएं आएंगी। तो उसमें भारत का डायरेक्ट सपोर्ट क्या है मैं बताता हूं। एक तो हम अपने राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान ही जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने एक एंटी इंपीरियलिस्टिक अप्रोच पैदा कर लिया था, साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण। जैसे आप लोग पुस्तकों में पढ़ते होंगे तो आपको ध्यान होगा कि 1927 में ही एक दलित राष्ट्रों की, दलित देशों की, यानी दलित राष्ट्रों का, डिप्रेस्ड नेशंस की बैठक हुई थी ब्रुसेल्स में, जिसका एक अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हुए थे। तो एक तो हमने राष्ट्रीय आंदोलन के दरमियान ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि देखिए हम बाकी देशों के साथ, जो बाकी उपनिवेश हैं उनके साथ हम खड़े हैं और उनकी आजादी को हम हर संभव सहायता करेंगे। तो ये तो हमने बहुत पहले इस बात को क्लियर कर दिया था। अब उपनिवेश मुक्ति की दिशा में जो हमारा सक्रिय प्रयास हुआ है, इसमें भी मैं इसके कुछ सब पॉइंट्स बनाने चाहेंगे कैसे हुआ है। तो मित्रता और एकता,
मित्रता एवं एकता। अब पहले हमने उनको आपस में कंसोलिडेशन की बात की, भाइयों हम लोगों को मिलजुल कर करना है। हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और मार्च 1947 में ही दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन की बैठक बुलाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय तक चाइना में कम्युनिस्ट सरकार स्थापित नहीं हुई थी। कम्युनिस्ट सरकार चाइना में स्थापित हुई 1949 में। ये मैं बात बता रहा हूं मार्च 1947 की। उसमें वहां पर चियांग काई शेक की सरकार थी जो कुमिंगतांग पार्टी से जुड़ा हुआ था। उसी को चीन से बाहर करके तब माओ सेतुंग चीन पर कब्जा करेगा अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। लेकिन ये घटना होनी है नवंबर 1949 तक वहां चीनी गणतंत्र की स्थापना होनी। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि अभी जो एशियाई संबंध सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले उन सबसे गुडविल पैदा करने की बात की कि भाई हम एक हैं। ओके, अब उसके बाद मित्रता एवं एकता वाला है। दूसरा संगठन एवं सम्मेलन। संगठन एवं सम्मेलन। अब देखिए, संगठन और सम्मेलन से हमारा आशय है कि यह तो तब हमने बैठक बुलाई थी जब हम गुलाम थे। टेक्निकली हम आजाद हुए अगस्त 1947 में। उसके बाद पहला देखिए, उस समय हमारा हालांकि संविधान नहीं बना था, लेकिन देखिए हमारी पहली बैठक क्या हुई उसको मैं बताता हूं। वो हमारी हुई 1949 में दिल्ली में। ये पहली बैठक हुई और ये इंडोनेशिया के मुद्दे पर हुई। इंडोनेशिया के मुद्दे पर इसलिए हुई कि डच इंडोनेशिया से हटने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे हम इंडोनेशिया को खाली करके नहीं जाएंगे। हमने दिल्ली में बैठक बुलाई और फिर यहां पर उस बैठक की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और दबाव डाला। और कितना मनोवैज्ञानिक दबाव उस समय की साम्राज्यवादी शक्तियों को पड़ा कि अंत में यूएनओ को इंडोनेशिया की स्वतंत्रता उसी वर्ष स्वीकार करनी पड़ी। यूएनओ में मामला आया और डच को वहां से हटना पड़ा। मतलब ऐसा स्ट्रांग पब्लिक ओपिनियन यहां पैदा हो गया था एशिया में कि उन्हें लगा कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी। अब आप ही बताइए, मैं और बताइए, मैं आपको सम्मेलन संगठन की जब बात होगी तो हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की ही बात करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उसकी भी हम बात करेंगे। तो इसी में सबसे पहले होगा यूएनओ। यूएनओ, अब देखिए यूएनओ को ही आप देखिए, यूएनओ के एजेंडा में कहीं भी जिसमें ये फंक्शन करना शुरू किया था, इसके फाउंडेशन के समय कभी भी कॉलोनियल पावर ने, एक तो सिक्योरिटी काउंसिल बनी जिसमें 5 मेंबर्स थे। अगर चाइना को उसमें अपवाद में रखो, चूंकि उसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी नहीं स्थापित हुई थी, तो चियांग काई शेक की सरकार थी और चाइना शोषित ही उस समय तक रहा था। चाइना को अब बाद में रखे तो सभी के सभी विजेता पावर थे, हालांकि चाइना भी विजेता में था। तो उनमें से किसी ने भी उपनिवेश मुक्ति को अपने एजेंडा में यूएनओ में नहीं रखा था। उपनिवेश मुक्ति को एजेंडा में नहीं रखा था, पीस कीपिंग फोर्स को एजेंडा में नहीं रखा था। उन्होंने केवल अंतर्राष्ट्रीय शांति को एजेंडा में रखा था जो उनको सूट कर रहा था। तो भारत के दबाव से वहां पर यूएनओ में और बाकी तृतीय विश्व के देशों को लेकर जो उपनिवेश थे पुराने जो मुक्त हो रहे थे उनको लेकर दबाव बनाया भारत ने। तब उन्होंने अपने एजेंडा में शामिल किया उपनिवेश मुक्ति यूएनओ, और यूएनओ की तरफ से भी अब दबाव होने लगा कि उपनिवेशों को मुक्त किया जाए। इतना बड़ा रोल डिकोलोनाइजेशन में इंडिया प्ले कर रहा है, नंबर 1। और दिल्ली में बैठक बुलाई, और सबसे बढ़कर आप देखोगे 1955 में जो बांडुंग में सम्मेलन हुआ, बांडुंग सम्मेलन, ये सम्मेलन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इस सम्मेलन में आप यही समझिए कि जितना एशियाई अफ्रीकी देश है उसमें 29 देशों ने हिस्सा लिया था। अब देखिए, चीन को इंडिया ने इसमें रिकॉग्निशन दिलवाया था। चाओ एन लाई इस सम्मेलन में आए थे और नेहरू ने उनको बुलवाया था। बाकी देश उन्हें नापसंद कर रहे थे क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री था, उसको आउटकास्ट की तरह व्यवहार कर रहे थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनवाइट किया और चीन आया उस सम्मेलन में। चाओ एन लाई उसका प्रधानमंत्री ने उसका प्रतिनिधित्व किया और उसको हाथ पकड़ के नेहरू उस मंडली में ऐसे घुमा रहे थे मानो देखिए ये हैं चीन के, इनसे मिलिए, और वह भी छोटे भाई की तरह हाथ जोड़े उनके पीछे घूम रहा था। सो इट वॉज सच एन इन्फ्लुएंशियल लीडरशिप उस समय इंडिया का था।
और मैं आपको बताऊं कि कृष्णन मेनन डिफेंस मिनिस्टर थे, और 1954 में जब फ्रांसीसियो ने कहा कि इससे पहले 1 वर्ष पहले ही आप यूएनओ में, बल्कि आप जेनेवा सम्मेलन यहां पर देखेंगे तो जेनेवा में सम्मेलन हुआ जिसके तहत जब वियतनाम को आजादी मिली 1954 में, तो उसमें बिल्कुल ही कह रहा था फ्रांस कि मैं वहां से नहीं हटूंगा। और तब डिफेंस मिनिस्टर कृष्णन मेनन के ऐतिहासिक भाषण हुआ था, जो उतना लंबा स्पीच शायद किसी ने नहीं दिया था यूएनओ में अब तक, जितना लंबा स्पीच उसने दिया। और उस समय इंडिया ने उसको लीड किया। और सबसे बढ़कर आप देखेंगे, अब इसको मैं इधर लाता हूं, इधर मेरे पास जगह नहीं है, या इसको मैं इधर ले जाता हूं। सबसे बढ़कर आप देखेंगे कि जब 1956 में जो स्वेज नहर संकट हुआ, स्वेज नहर संकट, उसमें तो इंडिया एक बहुत बड़े लीडर बनकर उभरा। उसमें जब ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने हमला किया था मिस्र पर और स्वेज नहर संकट का रूप लिया, उस समय इंडिया इतना एक्टिव था कि अमेरिका भी इंडिया से बहुत सहायता ले रहा था इस मुद्दे पर, क्योंकि उसमें अमेरिका का भी समर्थन मिस्र के साथ हो गया था। कुछ वजह थी, उस वजह को भी नहीं बता सकते। उस समय इंडिया का इतना बड़ा रोल है। मतलब ये बात क्लियर हो गई थी कि आप पैकअप करके आपको जाना पड़ेगा, आप नहीं चला सकते कॉलोनीज, एशिया में नहीं चला सकते। और पंडित जवाहरलाल नेहरू एशियाई रिसर्जेंस की बात कर रहे थे। चाइना ने उनके पूरे कैलकुलेशन को बिगाड़ दिया, नहीं तो इंडिया एक बहुत बड़े लीडर के रूप में इमर्ज कर रहा था। और ये बात स्पष्ट हो गई थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह थी कि लोग मानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को लोग मानते हैं कि अरे इंडिया तो मिस कर गया, इंडिया गुटनिरपेक्षता की बात करके बस मिस कर गया, या बहुत लोग गुटनिरपेक्षता को मजाक या बहुत ही लाइट में लेते हैं। मैं मानता हूं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन इंडिया का सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक बड़ी ही एम्बिशियस योजना थी कि दोनों महाशक्तियों को काउंटर बैलेंस कर देंगे और पुरानी कॉलोनीज में कॉन्फिडेशन कायम करके दुनिया में एक तीसरा ध्रुव खड़ा कर लेंगे जिसका जवाब नहीं है। और उनकी कोशिश भी इस रास्ते में थी। और शायद अगर चीन बीच में आड़े नहीं आता और बगल में पाकिस्तान इतने बड़े शत्रु के रूप में खड़ा नहीं होता, तो इंडिया की यह योजना संभव है कि सफल हो गई हो। लेकिन ये जो गुटनिरपेक्ष मूवमेंट है, इट वॉज ए वेरी एम्बिशियस एजेंडा। इसको आप सिर्फ हम ये नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह तय हुआ कि ये जितनी भी चीजें हैं वह उपनिवेश मुक्ति में इंडिया का सक्रिय प्रयास है। पहले एशियाई उपनिवेश मुक्त हुए, फिर अफ्रीकन उपनिवेश की बारी आई और इंडियन फ्रीडम एक सिंबल बनकर रहा। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका दुनिया का पहला कॉलोनी था, और जब अमेरिका आजाद हुआ तो दुनिया के बाकी देशों को यूएसए यही कन्विंस करने की कोशिश करता था कि देखिए मैं आपका बड़ा भाई हूं, आप हमसे ना डरें, क्योंकि मैं पहला उपनिवेश हूं जो आजाद हुआ हूं, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। लेकिन लोग उस पर बहुत कन्विंस नहीं हो पाते थे कि आप बड़े लोग हो, हम बहुत छोटे लोग हैं, कैसे हम दोनों एक हो जाएंगे। मतलब दे वे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द सेम ब्रेदरेन। वो अमेरिका का न्यू कॉलोनियलिज्म था जो अपने आप को एक कॉलोनियल, एक एंटी कॉलोनियल पावर के रूप में चित्रित करना चाहता था कि भाई कॉलोनी का तो सबसे बड़ा खिलाफ मैं रहा हूं, आपसे पहले से रहा हूं, क्योंकि मैं कॉलोनी के रूप में बहुत कुछ झेला है। लेकिन एशियाई अफ्रीकी देश कन्विंस नहीं हो पा रहे थे। भारत सच्चा प्रतिनिधि बना एंटी कॉलोनियलिज्म का, जो पद अमेरिकन कभी नहीं ले सके और ना ले सकते थे। तो इस पर रिसर्च होना चाहिए, ये पहलू पर। दूसरा मुझे लगता है कि जैसे देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मोर सुटेड टू एशियो अफ्रीकन कंट्रीज, ये पॉइंट हम आपसे डिस्कस करते हैं। इसको इसको जैसे अभी जो हम लोग इसको लेके चल रहे थे, पहले इसको देखिए, जैसे उपनिवेश मुक्ति की दिशा। अब एक तीसरा जो मुद्दा हम यहां देना चाहते हैं वो है, ये तीसरा देना चाहते हैं, विविधता में एकता। विविधता में एकता, एकता
अब इसको हम देते हैं कि राष्ट्र निर्माण का वैकल्पिक मॉडल। राष्ट्र निर्माण का वैकल्पिक मॉडल। ये क्या है? जैसे देखिए, मैंने पीछे आपको बताया था ये पश्चिमी कंट्रीज के बारे में, जैसे ये नागरिक है, डेमोक्रेसी है। तो इन्होंने जो अपना राष्ट्र बनाया था, तो पश्चिमी देशों में एक अगर अमेरिका को आप अपवाद में रखें तो अमेरिका का आकार बड़ा था, अन्यथा यूरोपीय देश जहां पर राष्ट्र निर्माण सबसे पहले जहां प्रक्रिया चली थी, पश्चिमी यूरोप, उसमें राष्ट्र का आकार बहुत छोटा छोटा था। अभी भी अगर आप यूरोप में जाएंगे तो आप महसूस करेंगे जिस तरह हमारे यहाँ हरियाणा है, पंजाब है, इस तरह के हैं, बल्कि हमारे तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो आकार में फ्रांस से भी बड़े हैं। तो मतलब ये है, फ्रांस जबकि एक बड़ा कंट्री ही माना जाएगा, और नॉट टू स्पीक ऑफ बेल्जियम वगैरह का उनका आकार, हॉलैंड, इन लोग इनका तो बहुत छोटा है। तो कई बार यूरोप में जाने पर फीलिंग होती है जैसे यहाँ अगर हाईवे से आप चलते हैं तो हरियाणा स्वागत करता है, कभी उत्तर प्रदेश स्वागत करता है, इस तरह से साइन बोर्ड मिलते हैं। तो वहाँ पर इस तरह के साइन बोर्ड तो नहीं मिलते हैं अमुक देश स्वागत करता है, लेकिन चेक पोस्ट आ जाता है तो पता चलता है अरे हम बेल्जियम में प्रवेश कर रहे हैं। तो उनका आकार बहुत छोटा रहा। अब सवाल यह खड़ा हुआ कि सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड वर्ल्ड का पहला नेशन इंडिया था जो राष्ट्र निर्माण की तरफ आगे बढ़ा। राष्ट्र निर्माण, तो राष्ट्र निर्माण की तरफ हम आगे बढ़े तो इनके तो छोटे छोटे थे, उनमें विविधता भी कम थी, और हम एक विशाल राष्ट्र थे। अगर हम इनके मॉडल पर, लेकिन आप एक बात समझ लें कि जब कोई बाद में जिस दिशा में जाता है तो हमेशा अपना पहला आइडियल बनाता है उसको जिसने पहला राष्ट्र बनाया है या जिसने पहला संघ बनाया है। तो पहले हमने भी आइडियल इनको राष्ट्र का बनाया, नेशन का, और हमने भी सोचा कि हम भी एक भाषा के आधार पर राष्ट्र बना लें, एक लैंग्वेज। हमने भी सोचा कि चलो हम भी यूनिफॉर्मिटी या ज़्यादा एक रूपता उसी तरह से अपने राष्ट्र में लाएं। जो यूनिफॉर्मिटी मतलब ये एक टेक्निकल टर्म है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कुछ मानदंड निर्धारित कर दें और कहें कि भाई आप सभी लोगों को इस मानदंड पर आना है क्योंकि आपको इस राष्ट्र का मेंबर्स हो, तो उसमें क्या होता है कि एशियो अफ्रीकन कंट्रीज में सांस्कृतिक विविधता बहुत ज़्यादा थी, क्षेत्रीय आकार भी बड़ा हुआ करता था और क्षेत्रीय विविधता भी ज़्यादा थी। यहाँ पर जैसे हम लोगों के यहाँ जातीय विभाजन था, उस तरह बहुत जगहों पर नस्लीय विभाजन था। तो इतना ज़्यादा विविधता थी कि हम पश्चिम की तरह अगर यूनिफॉर्म टाइप का नेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें मुंह की खानी पड़ रही थी। बहुत सारे देश तो फंस गए इस उलझन में, पाकिस्तान भी फंस गया, श्रीलंका फंस गया, बहुत सारे देश फंस गए। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर बुद्धिमानी दिखाई। हम लोगों ने सोचा कि ओ भाई, हम लोग वेस्टर्न मॉडल को नहीं अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि पहले भी पश्चिमी देश कह चुके थे कि इंडिया नेशन नहीं बन सकता। रामचंद्र गुहा ने इस पर दिया है। जैसे आप अगर देखेंगे, एक सबसे पहले तो जॉन स्ट्रेची था जो कैम्ब्रिज में जाकर एक लेक्चर दिया। इंडिया का ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर, जो रिटायर होने के बाद कैम्ब्रिज में उसने एक लेक्चर दिया और उसने कहा कि देखो, इंडिया तो राष्ट्र है नहीं, राष्ट्रों का समूह है और इसको एक राष्ट्र मानना उचित नहीं है और न कभी यह राष्ट्र बन सकता है। कहा यहाँ पर तो इंडिया में तो पंजाबी और बंगाली में ज़्यादा फर्क है जितना कि यूरोप में स्कॉटलैंड और पुर्तगाल के लोगों में जितना है, उससे कहीं ज़्यादा विभेद यहाँ पंजाबी और बंगालियों के बीच है। तो इंडिया नेशन नहीं बन सकता। आगे एक है रुडयार्ड किपलिंग। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, व्हाइट्समैन बर्डन। इस फ्रेज का जनक वही है। तो रुडयार्ड किपलिंग भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक समय गुजारे, यहाँ पर कई रचनाएं भी लिखी। कीम एक रचना उनकी बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। एक ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वो गए तो वहाँ किसी जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा, रुडयार्ड किपलिंग से, कि क्या आपको लगता है कि इंडिया को आप लोग सेल्फ गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है ना? तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि ओह इंडिया, नो 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 नो, इट इज द 4000 years old civilization. Now India cannot learn how to run the self government. अरे India needs law and order and we are already providing law and order to India. So why India is searching for, India is seeking for this self government? भारत वो को क्यों चाहिए सेल्फ गवर्नमेंट? क्यों चाहिए? इंडिया को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए जो हम दे रहे, इससे ज्यादा ना इंडिया को चाहिए। वो 4000 वर्ष पुराना सभ्यता है, अब वो नई चीज सीख नहीं पाएगा। चर्चिल ने तो इतना तक कह डाला कि इंडिया आजाद होकर कहां जाएगा, उसे चलाने के लिए फिर उसको ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और जर्मन सेना की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जर्मन सेना को बहुत इलस्ट्रियस माना जाता था यूरोप में।
तो इस तरह से वो वक्तव्य दे रहे थे और हमने दिखाया और थर्ड वर्ल्ड को एक मॉडल के रूप में दिया कि देखो भाई, राष्ट्र बनना है तो हमने 14 भाषा के आधार पर उस समय राष्ट्र बनाया। हमारी 14 राष्ट्रभाषा बनी 8वीं सूची में, बाद में तो बढ़ के 22 हो गई है। उसी प्रकार से हमने राजभाषा एक नहीं 2 रखी, हिंदी और सहराज भाषा अंग्रेजी। हमने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अवॉइड कर दिया। हमने सिटीजनशिप वाले क्लॉजेज में कॉम्प्रोमाइज किया। हर जगह हमने कॉम्प्रोमाइज किया और हमने एक नेशन बनाया, उसके नाम दिया विविधता में एकता। और थर्ड वर्ल्ड के सामने एक मिसाल रखी कि आप उनके मॉडल को मत अपनाओ, अगर आपको अपनाना है तो हमारे मॉडल को लेकर चलो, क्योंकि उनका मॉडल उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। क्योंकि आप वो नहीं है, आपका जो अपना रीजनल कैरेक्टर है, आपका जो नेशनल कैरेक्टर है वो अलग है। हम उनकी पूरी तरह से नकल ना करें। फेडरलिज्म कहीं देखिए आप, क्या अमेरिकन फेडरलिज्म और इंडियन फेडरलिज्म में ही फर्क को देखिए। अमेरिका में जो 13 थे पहले 13 स्टेट्स थे, अब तो 50 हुए, एक्सपेंशन होने के बाद 50 बन गए। ये जो 50 स्टेट्स अमेरिका में हैं, तो क्या किसी स्टेट्स को ज्यादा राइट, किसी स्टेट्स को कम राइट आपको दिख रहा? सारे स्टेट्स के बराबर राइट है, यूनिफॉर्मिटी है। माने आकार में यूनिफॉर्मिटी नहीं है लेकिन राइट्स में तो है। मतलब सभी का स्टेटस इक्वल है, उसको कहते हैं समान संघ। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को तो बहुत डील करना पड़ा। हम लोग कनाडा की तरह देखे, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों को लगा कि नहीं, यूएसए की तरह हम संघ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे जैसे नॉर्थ ईस्ट के रीजन थे वो अलग एक डिमांड कर रहे थे। कश्मीर एक बड़ा ही अजीब परिस्थिति में इंडिया से मिला था। इसके बाद बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे थे रीजन्स जिनको डेवलपमेंट की जरूरत थी। तो हमने क्या किया कि हमने बिस्मांगी संघ बना दिया। बिस्मांगी कहते असिमेट्रिकल फेडरलिज्म। इनका सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है अमेरिकन का, कि सबका सिमेट्री है। हमने असिमेट्रिकल फेडरलिज्म बनाया। आर्टिकल 370 अब नहीं है, उस समय हमने आर्टिकल 370 का प्रावधान रखा ताकि कश्मीर भारत का अंग बन सके। उधर डिस्प्यूट भी चल रहा था, यूएनओ भी मामला पड़ा हुआ था। इधर हमने उसमें तत्काल हमने प्रोविजन रख दिया, इसलिए कि फिर भविष्य में उसको हम बदल सकते हैं, जो बदल भी दिया गया है। इधर आपने देखा कि 371 आर्टिकल के तहत हमने कुछ राज्यों को विशेष स्टेटस दे दिया, क्योंकि अगर वो नहीं देते तो शायद वो हमारे साथ जुड़ने में आनाकानी कर रहे थे या उनका कुछ डिमांड आ रहा था ऐसा। या फिर हमने और भी कई तरह के, जैसे शेड्यूल 5 है, 6 है, तो ट्राइबल्स है, वो ट्राइबल्स को हमने विशेष राइट्स दिए। तो ये रीजन्स के ट्राइबल रीजन्स में हमने विशेष स्टेटस रखा। तो हमने संघ को समान नहीं बनाया, हमने कनाडियन मॉडल पर, अमेरिकन मॉडल पर नहीं। तो हमने तो अपना जो मॉडल तैयार किया, दैट वाज मोर सूटेड टू द थर्ड वर्ल्ड नेशंस। तो हमने उनको केवल मुक्त होने में ही सहायता नहीं की, हमने उनको एक तरह से एक मॉडल भी रखा कि भाई आप इस प्रकार से रखोगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं आपको अब यह बताना चाहूंगा कि इसके अलावा जो हमने सबसे बड़ी बात की वह, ये तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, उसको छोड़ते हैं, वो कोई बड़ी चीज नहीं हो, पहले ही हो गया। हम लेते हैं यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी को, द सपोर्ट टू प्रोसेस ऑफ डिकोनाइजेशन। एक प्रोसेस हम और भी लेते हैं तो इसमें हमने नहीं लिया है, या एक हम और प्रोसेस लेते हैं। प्रजातंत्र का सफल संचालन। प्रजातंत्र का सफल संचालन। प्रजातंत्र का सफल संचालन यानी सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, दैट वाज आल्सो अ फैक्टर। यानी सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी से हमारा मतलब यह है कि हमने प्रजातंत्र का जो संचालन किया, वह संचालन हमने बड़े सफल तरीके से किया। मतलब उन देशों को इतनी हिम्मत शुरू में नहीं हुई कि वह एक बार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपना सकते। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हुआ कि उन सभी को उन्होंने एक साथ मताधिकार देने की हिम्मत नहीं की थी। अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद
और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। आपको याद होगा इन दोनों क्रांतियों के बाद उन्होंने जो सरकार बनाई थी उसमें सीमित मताधिकार रखा था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। हमने जब 1950 में नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया तो हमने एक ऐसी दुनिया की थर्ड वर्ल्ड का पहला इस तरह का डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट हमने किया। हम बाकी उनका जो व्हाइट डोमिनेटेड कॉलोनीज थी उनमें ऑस्ट्रेलिया की और कनाडा की इनकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा कि थर्ड वर्ल्ड में हम लोग डेमोक्रेसी का पहला एक लार्जर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जब बात हुई तो पहले हमारे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में लगभग 60% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रही थी और हमारे यहाँ मात्र साक्षरता दर 16% थी, 16% साक्षरता, लिटरेसी रेट। तो अब यह हुआ कि भाई हम लोग कैसे प्रजातंत्र को अफोर्ड कर सकते हैं। ये अफोर्ड करने की ना तो हमारे पास इकोनॉमिक कैपेसिटी है ना सोशल कैपेसिटी है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सजेस्ट किया कि 15 ईयर्स के लिए यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को टाल देना चाहिए, हम लोगों को सार्वत्रिक व्यस्मताधिकार को 15 वर्षों तक नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन पंडित नेहरू थे और जो कुछ नेता थे, तो उनका वल्लभ भाई पटेल भी इस पक्ष में नहीं थे, तो सब मिलकर यही तय किया कि नहीं हम लोग अपनाते यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और बताइए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक चुनाव 1951 में हुआ, 51-52 में। तो जब हाँ तो उस अब जब 19 आप समझ सकते हो कि जब 51 में जब 1951 का जब चुनाव पहला आम चुनाव हुआ, उस चुनाव में आप यही समझिए पूरी दुनिया की नजर हम पर थी और पूरी दुनिया हमारी तरफ इसी तरह प्रकार से देख रही थी जैसे किसी का अगर कोई निर्धन पड़ोसी एक 4 व्हीलर परचेज कर लेता है तो बाकी जो उसके थोड़े रिच पड़ोसी होते हैं उनको जलन होती है, क्योंकि उनके स्टेटस के बराबर आना चाहता है। तो बड़ी मतलब उसमें जिज्ञासा से इस बात को देख रहे होते हैं, टू मच क्यूरियोसिटी, कि भाई बच्चे आपने तो 4 व्हीलर तो लाया लेकिन फ्यूल कहाँ से लाओगे इसको चलाने के लिए। और जब फ्यूल ला के वो चला देता है तब तो इनकी बेचैनी या इनकी फ्रस्ट्रेशन की कोई सीमा नहीं होती। वही हाल पड़ा हुआ था पश्चिमी देशों का कि भाई आपने सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया 173 मिलियन लोगों, मैंने आप समझ सकते हैं कि 17 करोड़ और 30 लाख लोगों को मताधिकार मिला। लगभग हमको लगता है 50 करोड़ लोगों का पॉपुलेशन होगा या उस समय उससे कम होगा, 30-35 करोड़ लोगों का होगा। तो इतनी 173 मिलियन लोग वोटर्स थे, 2,24,000 बूथ बने, 10 लाख कर्मचारियों अधिकारियों की जरूरत पड़ी इलेक्शन के संचालन के लिए। तो पूरी दुनिया की निगाह थी, सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक चुनाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव से थोड़ा पहले घबरा गए थे। अब देखिए लिटरेसी लोगों में नहीं थी तो लोग कैंडिडेट को पहचानेंगे कैसे, तो सिंबल्स हमने इंट्रोड्यूस किया। आप देखते हैं गाय बछड़ा छाप, ये छाप, तीर छाप, धनुष छाप, तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट आए थे वो इसलिए आए थे कि इलिटरेट लोग उसको पहचान सके देखकर सिंबल्स को। और हमने सफलतापूर्वक संचालन ही नहीं किया, आज बड़ी गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने 7 दशक से अधिक समय तक प्रजातंत्र का सफल संचालन करके दिखाया और हमने दुनिया के लिए एक मिसाल छोड़ी। तो ये इसी आधार पर इसको थर्ड डेमोक्रेटिक मूवमेंट माना जाना चाहिए वर्ल्ड का। और इस पर अभी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट पर, इंडियन डेमोक्रेसी पर, इंडियन एक्सपेरिमेंट्स पर बहुत शोध की जरूरत है। माय स्टूडेंट्स, आप सुनते होंगे कि एक टर्म आता है टू रीराइट हिस्ट्री। यहाँ पर मुझे सुनील कुमार जो एक स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन हैं, वो उनका जो स्टेटमेंट है वो मुझे बहुत ही लॉजिकल लगता है, तार्किक। वो कहते हैं हिस्ट्री कैन नेवर बी रीरिटन, हिस्ट्री शुड ऑलवेज बी रिटन। मतलब इतिहास को यह कहना कि दोबारा लिखवाया जाना चाहिए, रीराइट नहीं किया जाता है, राइट किया जाता है। हमारे इतिहास में कुछ ऐसे मिसिंग प्रसंग हैं, जैसे कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं, जैसे हमारे नेशनल मूवमेंट में ही जितने इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं उन पर अलग अलग शोध होना चाहिए। स्टेट्स का भी अपना इतिहास होना चाहिए। जो हमारे नेशनल मूवमेंट है और हमारी विशेषकर जो लेगेसी है। अब मैंने आपको कहा था यूपीएससी के बच्चों को लास्ट में मैं बताऊंगा कि कब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो माय स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2014 आप यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर में जाएंगे, वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने कहां तक
अफ्रीकी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया? हाउ फार डिड, ये मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर में 2014 को उलट कर देखिए कि हाउ फार डिड इंडियन लिबरेशन गिव सपोर्ट टू द लिबरेशन मूवमेंट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और इन अफ्रीका। दिस इज द क्वेश्चन 2014 में। और कभी भी आपसे वो पूछ सकते हैं कि विश्व इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लेगेसी, उनकी विरासत पर प्रकाश डालिए या विरासत का विश्लेषण कीजिए। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक थ्राइविंग एरिया है। मैं स्टूडेंट्स को भी कहूँगा इस पक्ष पर ध्यान दें, और मैं रिसर्च स्कॉलर को भी कहूँगा कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शोध करें। तो आज इतना ही, और फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ऑन द ईव ऑफ दिस इंडिपेंडेंस डे, जस्ट मेनी मेनी ग्रीटिंग्स टू यू पीपल। हम आपको बहुत इस बात के लिए एक तरह से इसका अभिनंदन कर रहे हैं, और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हों। आज हम इतना ही रुकते हैं, फिर कभी किसी और लेक्चर में, कब ये अभी तय करना मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।